में क्या देखना है, लेट्स हैव अ लुक आज में क्या देखना है एंड कुछ क्वेश्चंस भी आज हमें सॉल्व करने होंगे, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। संचिता, गुड इवनिंग। सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। कुछ क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे करके दिखाए थे, कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको करने के लिए दिए थे। वैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे करके देख लेते हैं ताकि आपका वार्म अप हो जाएगा एंड देन वी कैन मूव अहेड। ये जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, बड़ा आसान सा सवाल है आपके सामने। ये क्विकली रेज योर हैंड एंड टेल मी द आंसर। इफ अ कलर ब्लाइंड वुमन मैरीज अ नॉर्मल विजन मैन, द सन्स आर गोइंग टू बी व्हाट? बताइए मोनिका। सर ऑल कलर ब्लाइंड। मोनिका के देखिए सारे कलर ब्लाइंड होंगे। काजल, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सर। एंड सिद्रा एंड दीक्षा? सर ऑप्शन ए। राइट, एंड आई होप प्रखर शिवा का भी ये आंसर यहाँ पे आएगा। इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए। मदर यहाँ पे कलर ब्लाइंड है, देन कोई चांस नहीं है कि इनके सन्स आपके नॉर्मल हो सकते हैं, राइट? Why that is the case? Because you will find in this you have a excess condition where mother is going to be having the small c over here, right? So अगर ये कंडीशन है and you know that कि फादर के एंड से तो हमेशा आपका वाई क्रोमोसोम ही आता है, तो जितने भी लड़के यहाँ पे होंगे they will always get a defective allele and that is why they are going to be color blind. तो हमेशा यहाँ पे आपके जो लड़के होंगे they are going to be color blind all the time. तो ये चीज आपको याद नहीं, ये क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, सो विल हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन लेटर ऑन। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारी नई कंडीशन, दैट इज माय थैलेसीमिया। याद रखना, थैलेसीमिया के पहले हमने हमारा यहाँ पे क्या क्या देखा था? वी हैव सीन द सिकल सेल एनीमिया, वो हमने यहाँ पे देख लिया था। वी हैव डन द हीमोफीलिया एंड देन वी हैव आल्सो डन अवर कलर ब्लाइंडनेस। ये तीन कंडीशन हमने यहाँ पे देखी थी और इनमें से आपका सिकल कलर ब्लाइंडनेस एंड योर हीमोफीलिया आर माय सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन। सिकल सेल एनीमिया मेरा कैसा था? व्हाट हाउ वाज माय सिकल सेल एनीमिया? ऑटोसोमल कंडीशन, बहुत बढ़िया, दैट वाज माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। कोई मुझे हैंड रेज करके यहाँ पे बताए कि अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो उसको एक सिलेक्टिव एडवांटेज किस चीज का होता है? इफ समवन इज सफरिंग विद सिकल सेल एनीमिया देन व्हाट काइंड ऑफ सिलेक्टिव एडवांटेज दे विल बी हैविंग? बताइए पूर्वा। सर वो मलेरिया से प्रोटेक्टेड रहेगा क्योंकि जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वो उसके आरबीसीज में एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका आरबीसी डिफॉर्म होगा क्योंकि उसे सिकल सेल है। राइट राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कभी भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर नहीं सकता एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग प्रोटेक्टेड ओवर हियर। और याद रखना ये आपको प्रेवलेंट मिलेगा अफ्रीका के अंदर। सो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे अगर आप जाते हो then you will get to see over there large number of people suffering with sickle cell anemia. Like sickle cell anemia के आपके एलील्स आपको अच्छे खासे आपको वहां पे मिल जाते हैं। So that is one thing you have to know. चलिए बात करते हैं यहाँ पे हमारे थैलेसीमिया को लेके। सो आई होप यहाँ तक सारी चीज आपको समझ आ चुकी है और यहाँ पे अगर किसी को कोई कंफ्यूजिंग पार्ट यहाँ पे नहीं लग रहा देन लेट्स मूव ऑन टू द थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सबसे पहले याद रखना, इट इज ऑल्सो माई ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। तो ये भी मेरी यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन ही है। सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है इसके अंदर, व्हाट यू हैव टू नो हियर इज दैट यहाँ पे हम पहले बात करेंगे दैट यू विल हैव। सिद्रा बताइए क्या सवाल है आपका? अच्छा, आपका पुराना हैंड रेज्ड है। ओके, यस सर। सो व्हाट वी नीड टू सी हियर इज ना कि जब आप बात करो थैलेसीमिया के बारे में तो इतना याद रखना, अगेन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे भी आपका एक जीन होगा, यू विल हैव सम जीन्स ओवर हियर एंड जीन के अंदर आपको म्यूटेशन या डिलीशन अगर आपको कुछ भी अगर आपको दिख रहा है देन दैट जीन बिकम्स डिफेक्टिव। अब यहाँ पे क्या होता है दैट यू हैव अ क्रोमोसोम, सो हियर यू विल हैव अ क्रोमोसोम एंड दैट क्रोमोसोम इज माय क्रोमोसोम नंबर 16। इसकी एक और कॉपी हम यहाँ पे बना लेते हैं। सो हैव दिस क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम नंबर 16 विल बी देयर इनसाइड योर बॉडी। अब हम सबके अंदर एक क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम के ऊपर लगा हुआ है एक जीन यहाँ पे। You have a chromosome and that will have a gene, बल्कि एक नहीं दो जीन आपके पास यहाँ पे आपको मिलेंगे जो आपके क्रोमोसोम 16 पे आपके लगे हुए आपको मिलेंगे यहाँ पे। One gene over here is called as my HBA1 और जो दूसरा जीन मेरा यहाँ पे होता है इसका नाम यहाँ पे आपका होता है HBA2। दोनों अलग अलग जीन है, ठीक है? इन दोनों का रोल क्या होता है हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो इसकी यहाँ पे कॉपी भी यहाँ पे होगी, HBA1 की भी यहाँ पे कॉपी आपको मिल जाएगी, उसी सेम लोकेशन पे आपको HBA2 की भी आपको यहाँ पे कॉपी आपको यहाँ पे मिल जाती है, राइट? अब ये जो जीन होते हैं आपके सामने ये बेसिकली आपके करते क्या है?
They are known for formation of normal alpha globin chain. They are known for the formation of, they are known for formation of normal alpha globin chain. सो ये अल्फा ग्लोबिन चेन जो आपका यहाँ पे होता है वो नॉर्मल तरीके से बनाने के लिए आपके यहाँ पे मदद करता है, राइट। या मैं कहूंगा कि आपका जो नॉर्मल अल्फा चेन आपका जो बन रहा है ना हीमोग्लोबिन के अंदर, वो इनके जैसे ही आपके यहाँ पे बन रहा है। समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये चीज आप ऑलरेडी आप यहाँ पे जानते हो, जो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जब मैं बता रहा था आपको सिकल सेल एनीमिया। तो आपका जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी के अंदर यू विल हैव द हीमोग्लोबिन, यू नो दैट कि आरबीसी के अंदर यू विल बी हैविंग द हीमोग्लोबिन। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन के अंदर यू विल हैव टू पार्ट्स, you will be having the alpha chain, you will be having the beta chain. हाँ जी, you'll have alpha chain, you'll have, हाँ जी बेटा बताइए क्या सवाल है आपका? सर बीटा So you चेन have दिखाई दे alpha रहा था chain. सर। हाँ बेटा बोलो बोलो शिवा बोलो, क्या हुआ? नहीं दिख रहा क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही? नो सर, आप कह रहे हाँ थे ना कि हीमोग्लोबिन तो वो अल्फा बीटा चेन कह रहे थे सर। अच्छा अच्छा ओके। सो यू हैव अल्फा चेन, यू हैव अ बीटा चेन ओवर हियर, राइट। अब याद रखना हमेशा यहाँ पे दैट अल्फा चेन दोनों आपके प्रोटीन है बेसिकली। सो यू हैव अल्फा ग्लोबिन, यू हैव अ बीटा ग्लोबिन। अल्फा ग्लोबिन बनाने के लिए याद रखना आपके जो जीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वो आपके होते हैं जीन नंबर 16, राइट। सो सॉरी क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर आपके दो जीन यहाँ पे आपके इन्वॉल्व होंगे, यू हैव HBA1 एंड HBA2। ये दो जीन मिलके आपका यहाँ पे अल्फा ग्लोबिन आपको यहाँ पे बना के देंगे। सो दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर, ये जिसके लिए ये लोग यहाँ पे जाने जाते हैं। अब आप सोचो कि अगर इस जीन के ऊपर कोई डिफेक्टिव चीज होती है, अगर यहाँ इस जीन के ऊपर इफ देयर सम काइंड ऑफ डिलीशन और अल्टरेशन हैपनिंग, अगर कोई डिलीशन या अल्टरेशन अगर कुछ भी वहां पे होता है, इफ सम काइंड ऑफ डिलीशन और अल्टरेशन ऑन HBA जीन, अगर इन जीन्स के ऊपर कोई भी डिलीशन या अल्टरेशन होता है, देन उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको मिलेंगे देखने के लिए? यू विल हैव अ रिड्यूस रेट ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन फॉर्मेशन। अगर ये जीन के ऊपर कोई अल्टरेशन होगा, इफ यू हैव दिस जीन विद सम काइंड ऑफ अल्टरेशन, तो आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है व्हाट विल बी हैपनिंग इन दिस, देयर इज गोइंग टू बी अ reduced rate of alpha globin formation. There will be a reduced rate of alpha globin formation. Alpha globin formation. So you will have a reduced rate of alpha globin formation. इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि ये स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है। इस स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि समझ लो कि ये मेरा एक नॉर्मल अल्फा चेन है, ये मेरा यहाँ पे नॉर्मल अल्फा चेन। सो दिस इज माय नॉर्मल अल्फा ग्लोबिन, इसका ये लेंथ है, राइट। अगर आपके एलील्स के अंदर कोई डिफेक्ट आता है, अगर आपके जीन के अंदर कोई डिफेक्ट आता है, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। जितना लंबा आपका चेन होना चाहिए था उतना लंबा होगा नहीं, वो छोटा बनेगा। दैट्स व्हाई वी से यू हैव अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ अल्फा ग्लोबिन फॉर्मेशन। तो आपका जो ग्लोबिन आपका बनना चाहिए था, जितने साइज का बनना चाहिए था वो आपको उतने साइज का बनते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो ग्लोबिन जो आपका यहाँ पे होगा दैट विल बी ऑफ अ शॉर्टर साइज, राइट। सो दिस इज फॉर्म फ्रॉम द डिफेक्टिव, ये बना है आपका डिफेक्टिव एलील की वजह से। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव एलील की वजह से आपके यहाँ पे बना शॉर्टर चेन। सो यू हैव फॉर्म द शॉर्टर अल्फा ग्लोबिन। अब अगर आपके यहाँ पे शॉर्टर अल्फा ग्लोबिन अगर आपके यहाँ पे बन रहा है, तो समझ जाना कि इस कंडीशन के अंदर आपका आरबीसी सर्वाइव कर नहीं पाएगा। एंड जो सबसे कॉमन चीज आपको मिलती है इन द पीपल सफरिंग विद थैलेसीमिया इज गोइंग टू बी एनीमिया। तो अगर आपका अल्फा चेन यहाँ पे बन नहीं रहा सही से, then I will find कि the person will be the very common symptom is going to be the anemic condition. RBC यहाँ पे survive नहीं कर पाते and they will start dying over there. अगर आपके RBC यहाँ पे survive नहीं कर पा रहे, अगर उनकी यहाँ पे death हो रही है, then clearly we can say anemia is something which will be commonly seen happening in these people. So anemia आपको यहाँ पे काफी simply आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. So this is something you'll be finding forming over here. और ये जो कंडीशन आपको यहाँ पे मिलेगी जहां पे आपका अल्फा ग्लोबुलिन आपका बन नहीं रहा सही तरीके से, दिस कंडीशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय अल्फा थैलेसीमिया। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अल्फा थैलेसीमिया। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अल्फा थैलेसीमिया। सो अल्फा थैलेसीमिया, अगर किसी को अल्फा थैलेसीमिया है तो आप समझ जाना कि वहां पे अल्फा ग्लोबुलिन आपके यहाँ पे बन नहीं रहा, या आपका रिड्यूस फॉर्म आपके यहाँ पे बन रहा है,
और उसका रीजन यहाँ पे ये दैट दीज एलील्स हैव गॉट अफेक्टेड ओवर देयर। ये जो आपके एलील्स आपके यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे डिफेक्टिव एलील्स हैं यहाँ पे, दे आर नॉट फंक्शनल एलील्स। या मैं कहूँगा यहाँ पे आपके जीन के अंदर कोई ना कोई यहाँ पे अल्टरेशन यहाँ पे हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर नो लॉन्गर फंक्शनल। अब क्योंकि यहाँ पे वो फंक्शनल नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट आपको यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब शायद आपने कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा, या बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिसिन सो यू मस्ट हैव हर्ड दैट थैलेसीमिया के अंदर यू गेट टू हैव अ माइनर मेजर कंडीशन, या वो मेजर थैलेसीमिया या वो माइनर थैलेसीमिया। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, ये कंडीशन आपको मिलती है देखने के लिए कि थैलेसीमिया के अंदर यू विल गेट टू सी कि कई बार होता है थैलेसीमिया माइनर होता है, कभी होता है थैलेसीमिया मेजर। तो ये पता है किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपके कितने एलील्स आपके यहाँ पे डिफेक्टिव हो चुके हैं। तो समझो हमारे पास यहाँ पे टोटल 2 जीन है और हमारे पास 4 एलील्स हैं। आई होप आप देख पा रहे हो, यू हैव 2 जीन्स एंड यू हैव 4 एलील्स ओवर हियर। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपका समझो एक एलील अगर आपका यहाँ पे खराब हो गया, इफ यू हैव 1 एलील which gets defected over here, right? तो आपको थैलेसीमिया है बट वो इतना सीवियर नहीं है, राइट? तो उसके सिम्टम्स आपके ज्यादा सीवियर नहीं होंगे। बट अगर आप देखोगे कि अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर आपके यहाँ पे एलील अगर आपके डिफेक्टिव हो रहे हैं, देन यू हैव अ थैलेसीमिया मेजर। ओके, सो अभी हमें यहाँ पे ये नहीं सीखना हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन थैलेसीमिया माइनर एंड मेजर, हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करना। लेकिन आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका एक एलील अगर आपका यहाँ पे डिफेक्टिव है, you can still have a thalassemia and you can still have a normal life with certain symptoms will be seen. But अगर आपके यहाँ पे multiple alleles अगर आपके यहाँ पे खराब हो जाते हैं, अगर वो function नहीं करते, then we can surely say that you are suffering with a much more concern or severe thalassemia. इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो thalassemia है वो ज्यादा severe है। And if someone has a severe thalassemia, then याद रखना the person has to go for a blood transfusion once a month. महीने में एक बार या महीने में 2 बार उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना ही पड़ता है, because that person is always going to be anemic. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। This is something you should be very much clear with कि अगर थैलेसीमिया किसी को है then वो एनीमिक होगा, और अगर वो एनीमिक है वहां पे then he has to go for a blood transfusion. तो ये चीज आप यहाँ पे, इतनी चीज आप यहाँ पे याद रखना। बेसिकली आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, मेन चीज द क्रोमोसोम नंबर और कौन सी जीन्स इन्वॉल्व है मेरे यहाँ पे अल्फा ग्लोबिन बनाने के लिए। और अगर ये मेरे जीन डिफेक्टिव है देन आपका अल्फा ग्लोबिन का जो चेन होगा वो आपका पूरा नहीं बनेगा, वो आपका शॉर्ट बनेगा। अगर वो शॉर्ट बन रहा है देन दैट विल लीड टू अ एनीमिक कंडीशन। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है यहाँ पे याद। ये हो गया मेरे यहाँ पे थैलेसीमिया की अल्फा थैलेसीमिया वाला कंडीशन। उसी तरीके से व्हाट विल हैपन, आपके पास और 2 क्रोमोसोम हैं जिनके ऊपर आपका होता है जीन जो बीटा चेन बनाएगा। यू विल सिमिलरली यू विल हैव 2 मोर क्रोमोसोम्स। जैसे वहां पे था मेरा क्रोमोसोम नंबर 16, यहाँ पे आपका आएगा क्रोमोसोम नंबर 11। अब क्रोमोसोम 11 जो आपका यहाँ पे होता है इसके अंदर भी आपका एक जीन लगा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। We'll have 1 gene over here which will be seen in this, and that gene over here is called as your HBA gene. Sorry, HBB gene. HBB. अब ये जो HBB आपका यहाँ पे जीन है, it is known for a normal beta globin formation. ये आपका हेल्प करता है to form the normal, is known for formation of normal beta globin. This is what HBB gene is known for. अगर इसके अंदर कोई डिफेक्टिव एलील हो जाता है, अगर यू हैव अ डिफेक्टिव एलील ओवर हियर, अगर ये आपका एलील अगर आपका यहाँ पे काम नहीं करता, यू विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस। आपको यहाँ पे कंडीशंस आपको यहाँ पे अगेन चेंज हो जाती है। यहाँ पे इफ यू हैव डिफेक्टिव एलील ओवर हियर देन सडनली व्हाट यू कैन सी, यू विल हैव अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ बीटा चेन। सो यू विल हैव अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ बीटा चेन। सो अगेन अगर एलील डिफेक्टिव होता है, इफ यू हैव अ डिफेक्टिव एलील, you have a reduced rate of beta globin formation. Beta globin formation. अगर ये आपको वापस से हो रहा है देन अगेन यू विल से, अगर यही कंडीशन किसी पर्सन में आपको देखने के लिए आपको मिल जाती है देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज योर बीटा थैलेसीमिया। This condition over is called as a beta thalassemia. हाँ जी तनप्रीत बताइए। सर वो पता नहीं, मैंने जब क्लास ज्वाइन की मेरे को शो ही नहीं हो रहा था कि आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, ना कोई ऐड हुआ शो हो रहा था। मैंने दोबारा रीजॉइन किया तो अब आप ये पढ़ा रहे हो, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, क्लास के एंड में रुक जाना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके सो आई होप दिस समथिंग क्लियर टू बाकी लोगों को। तो आई थिंक स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है एंड व्हाट यस सर।
तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो दिस इज योर अल्फा थैलेसीमिया एंड दिस इज योर बीटा थैलेसीमिया। सो बीटा के अंदर और अल्फा के अंदर याद रखना आपके यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर और कौन सा जीन यहाँ पे इन्वॉल्व है आपके नॉर्मल बीटा ग्लोबुलिन बनाने के लिए, वो आपको याद रखना है। बाकी symptoms are going to remain the same. The common one of the thing which will be seen happening is my anemic condition. So generally people with thalassemia do not have a like they have to go for this blood transfusion every now and then. So उनका normal life से थोड़ा अलग life होता है, like they have this difficulty and it's severe. So it does affect your life and if it is not being treated, अगर वो नहीं कर पा रहा कोई blood transfusion, then yes it can be fatal. So ये होता है आपके यहाँ पे autosomal recessive condition of your thalassemia. इतनी कहानी आपको इसमें याद रखनी है। अगर आप इतना याद रख पाते हो that's enough for you to solve any kind of question over here. हाँ, अब इसमें याद रखना कि होता क्या है ना, अगर इसको आप कंपेयर करो आपके सिकल सेल एनीमिया के साथ, तो सिकल सेल में तो आपका एक अमाइनो एसिड आपको यहाँ पे चेंज हो रहा था एंड द कंप्लीट कंडीशन इज गोइंग टू चेंज। यहाँ पे जिसके मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कई बार होगा कि यू विल हैव अ सिंगल एलील इज नॉट वर्किंग, या 2 एलील आपके काम नहीं करेंगे, या हो सकेगा आपके चारों एलील आपके डिफेक्टिव हो। सो डिपेंड ऑन हाउ मच एलील्स आर डिफेक्टिव, आपकी सिवियरिटी आपके यहाँ पे बताई जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव अ थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर, जो हमें समझना नहीं है डिटेल में, बट याद रखना है थैलेसीमिया माइनर एंड मेजर, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एलील व्हिच आर डिफेक्टिव। तो ये काफी क्वांटिटेटिव कंडीशन आपके यहाँ पे हो जाती है। दिस कंडीशन इज वेरी मच क्वांटिटेटिव, मतलब ये डिपेंड करता है कि आपके कितने एलील आपके यहाँ पे डिफेक्टिव है, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपका कितना सीवियर कंडीशन आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। तो इसलिए एक यहाँ पे स्टेटमेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट द फॉर्मर इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। ये एक आपकी क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम आपके यहाँ पे होती है, कितने एलील्स आपके यहाँ पे डिफेक्टिव है वो डिटरमाइन करता है कि आपका कितना सीवियर आपका कंडीशन वहां पे होगा, राइट। ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स व्हाइल द लेटर मतलब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इट्स अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। एक आपका जीन के अंदर एक बेस आपका चेंज हुआ, उसके वजह से आपका पूरा अमाइनो एसिड जो एक होता है वो वहां पे चेंज जाएगा। सो इट्स अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। सो यहाँ पे आपकी क्वालिटेटिव प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे बिकॉज यू हैव अ सिंगल चेंज इन द बेस पेयर व्हिच विल लीड टू अ सिंगल चेंज इन द अमाइनो एसिड, और उसके वजह से आपका पूरा आपका स्ट्रक्चर वहां पे आपका चेंज हो रहा है। बट थैलेसीमिया के अंदर आपका इट्स अ क्वांटिटेटिव कंडीशन, कितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव एलील्स आपके पास है वहां पे वो डिटरमाइन करता है कि आपका वहां पे क्या रहेगा साइज ऑफ योर ग्लोबिन मॉलिक्यूल, राइट, या कितना सिवियरिटी आपको वहां पे कंडीशन का आपको मिलेगा देखने के लिए। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है, ये स्टेटमेंट आपके सामने आ सकता है। थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव कंडीशन एंड योर सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन। ठीक है, सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। सो ये आपके सामने स्टेटमेंट आ सकता है आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर। ओके, अच्छा बाय द वे मैंने जो आपके साथ असाइनमेंट शेयर किया उसमें काफी अच्छे वाले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उन्हें सॉल्व करिए। टेक योर टाइम, सी देम। ऐसा मत करना कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, जस्ट टेक योर टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस स्टेटमेंट्स बिकॉज़ दोस स्टेटमेंट्स आर देयर इन द एनसेट एंड देन ट्राई टू सॉल्व देम। ठीक है, बिकॉज़ यू विल फाइंड दिस क्वेश्चंस कमिंग इन एग्जाम एज वेल, सो मेक श्योर यू डू देम। सो ये है कहानी आपके थैलेसीमिया की, और इतनी कहानी आप सबको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है। दिस इज द स्टोरी व्हिच यू हैव टू नो इन दिस, राइट। सो दिस इज माय लास्ट आई वुड से मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट। तो हमने थैलेसीमिया हमारा यहाँ पे देख लिया, वी हैव सीन द सिकल सेल एनीमिया, उसके बाद हमने देखा हमारा कलर ब्लाइंडनेस एंड योर हीमोफीलिया, ये हमने कंडीशंस हमारे यहाँ पे देख ली। इसके बाद एक और कंडीशन आपके वहां पे होती है, दैट्स योर सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसके बारे में मैंने ज्यादा बात नहीं किया, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सिस्टिक फाइब्रोसिस को लेकर, एक दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे बता देता हूँ, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस, ताकि इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हो। एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं बिकॉज डिटेल क्वेश्चन इसमें से नहीं आता, बट एक चीज यहाँ पे याद रखना, जब भी आप बात करते हो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में, इट इज माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ये मेरी यहाँ पे होती है ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ठीक है, अब मुझे बताओ कि एमएस धोनी के टी शर्ट का नंबर क्या था? 7 राइट। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, ये जो आपका जीन होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला, देयर ऑन द क्रोमोसोम नंबर 7, ये आपका होगा क्रोमोसोम नंबर, समझ ऐसा क्वेश्चन क्या नहीं, क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लगा होता है इसका जीन। अब ये जीन करता क्या है, हम सबके अंदर ये जीन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का ये जो जीन है आपका यहाँ पे, ये हम सबके अंदर है और हम सबके अंदर नॉर्मली काम कर रहा है। तो ये जीन करेगा क्या,
द जीन विच इज देयर ऑन द नंबर क्रोमोसोम नंबर 7, ये करता क्या है? ये जीन आपको बना के देता है क्लोराइड आयन चैनल्स। सो यहाँ पे जो आपको जीन मिलेगा, योर जीन इज समथिंग विच विल बी फॉर्मिंग द chloride ion channels. This will be forming the chloride ion channels. ये आपको क्लोराइड आयन चैनल्स आपको बना के देता है। अब क्लोराइड आयन चैनल्स आर नथिंग बट अ प्रोटीन, ठीक है, और ये जीन आपका हम सबके अंदर ही बना के दे रहा है। अगर ये जीन नॉन फंक्शनल हो जाए या अगर ये जीन आपका डिफेक्टिव हो जाए, देन आपके क्लोराइड आयन चैनल्स आपके यहाँ पे बन नहीं पाएंगे, देन यू डोंट फाइंड देम गेटिंग फॉर्म। कोई भी आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल वाले ये जो चैनल्स आपके होते हैं, ये आपके बन नहीं पाएंगे। अब डायरेक्टली आपको ये बताता हूं कि अगर आपका ये बनेगा नहीं ना चैनल, तो इससे होता क्या है। सी, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर यू विल फाइंड अ गुड अमाउंट ऑफ म्यूकस आपको हमेशा मिलेगा देखने के लिए। इवन अगर आपको सर्दी हो रही है तो वो टाइम पे आपके नोज के अंदर या नेजल पैसेज में आपको म्यूकस आपको काफी मिलता है। कभी आप नोटिस करना जब आपको सर्दी खांसी होती है, सो गुड अमाउंट ऑफ म्यूकस इन द नेजल पैसेज एंड इन द योर नोज विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ म्यूकस। ओके, म्यूकस होने का फायदा ये होता है कि म्यूकस का काम होता है पैथोजेंस को ट्रैप करना। अगर आपको सर्दी हुई है, आपके नोज में जो आपका म्यूकस होगा उसका काम यहाँ पे होगा कि कोई भी अगर पैथोजन अगर बाहर से आ रहा है तो उसे वो पकड़ लेगा। पैथोजन हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गए, उसे वो पकड़ लेगा, उसे वो अंदर जाने नहीं देगा, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जाने नहीं देगा। सेम म्यूकस आपको मिलेगा आपके ट्राइकिया के अंदर। आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर आपको कोई सर्दी खांसी नहीं है, तब भी ट्राइकिया के अंदर आपको म्यूकस मिलता है। ये बात आपने चैप्टर 17 में पढ़ी होगी, दैट यू हैव अ म्यूकस जिसको हम पुश करते हैं टुवर्ड्स द फेरिंग्स, जिसको हम पुश करते हैं फेरिंग्स में बाय यूजिंग द सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। कुछ याद आ रहा है? थोड़ा याद आ रहा है? यस सर। डॉक्टर साहब, यस सर। को याद आ रहा होगा, राइट? सो यू हैव दिस सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम जो म्यूकस को पुश करता है। याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बट याद रखना आपके ट्राइकिया के अंदर यू हैव द म्यूकस, ठीक है। सो लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर, इन योर ट्राइकिया यू हैव द म्यूकस ओवर देयर। सो आपको जो ट्राइकिया होता है, ट्राइकिया के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ अ म्यूकस। अब ये म्यूकस आपका फ्लूइड कंडीशन में या चिपचिपा कंडीशन में ही होना चाहिए हमेशा, राइट? अब देखा ये गया है कि अगर आपका ये जीन डिसफंक्शनल हो जाता है, अगर ये जीन आपका काम नहीं करता, तो ये जो म्यूकस आपका होगा ना ट्राइकिया के अंदर, ये आपका हो जाएगा सॉलिड, ये आपका हार्ड हो जाएगा, या मैं कह सकता हूँ इट विल बिकम सॉलिडिफाई। दैट मीन्स ये बिल्कुल आपका एकदम हार्ड हो जाता है, ये आपका म्यूकस वाली कंडीशन में ये नहीं रहता, मतलब वो जो चिपचिपा म्यूकस होता है वैसा वो नहीं रहता, वो हार्ड हो जाएगा वहां पे। अगर मेरा म्यूकस हार्ड हो गया तो क्या इसके अंदर कोई बैक्टीरिया ट्रैप कर पाएंगे हम लोग? नो सर। नो सर। नहीं कर पाएंगे। इसमें अंदर कोई बैक्टीरिया है, कोई पैथोजन आप ट्रैप नहीं कर पाते। समझो कि म्यूकस पूरा जम गया वहां पे, सॉलिड हो गया, हार्ड हो गया, तो आराम से कोई भी बैक्टीरिया, कोई पैथोजन घूमते फिरते हुए आपके लंग्स के अंदर आ जाएगा, काफी दौड़ते हुए आराम से आ जाएगा, क्योंकि म्यूकस अपना काम नहीं कर पाएगा यहाँ पे। एंड इसकी वजह से यू विल फाइंड इट नंबर ऑफ इन्फेक्शन आपके लंग्स में होने लगते हैं, और उसके वजह से आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी या लंग की कैपेसिटी आपके यहाँ पे कम हो जाती है। तो ये बात याद रखना, दैट योर लंग्स विल गेट अफेक्टेड ओवर हियर। सो व्हाट विल हैपन, योर लंग्स गेट अफेक्टेड। अब लंग्स की यहाँ पे क्योंकि दे गेट अफेक्टेड ओवर देयर, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, द पर्सन विल ऑलवेज हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। उस पर्सन को हमेशा डिफिकल्टी होगी, ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज उसके वहां पे हमेशा रहेंगे। और इसलिए जिसको ये होता है ना सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसको हमेशा एक ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखना पड़ता है, उसमें से ऑक्सीजन आ रहा होता है, राइट? सो यू हैव टू टेक सुपर केयरफुल अबाउट हिज लंग्स, राइट? बिकॉज सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर आपके लंग्स यहाँ पे अफेक्ट हो रहे होते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि उसकी हेल्थ डिटेरिएट होती है। इसकी वजह से उनकी हेल्थ जो होती है वो टाइम के साथ साथ खराबी होती जाएगी, इट विल जस्ट कीप ऑन गेटिंग डिटेरिएटेड ओवर देयर। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, ये एक का बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इतनी बात समझ आ रही है आपको मेरी यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। एक और बात यहाँ पे होती है विच हैज टू डू विद द इंटेस्टाइन, लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे बिकॉज वो चैप्टर ही आपका हट गया। चैप्टर 16 जो था ना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, वो अगर होता तो मैं आपको थोड़ा समझा पाता, बट वही हट गया, राइट? सो यू हैव वन मोर इशू विद इंटेस्टाइन एज वेल वहां पे, व्हिच विल आल्सो लीड टू अ पर्सन एंड हिज हेल्थ गेटिंग डिटेरिएटेड ओवर देयर, ठीक है? तो दैट्स व्हाट यू विल गेट टू सी। सो इतनी कहानी आप यहाँ पे याद रख लो, इतनी कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट, इतनी कहानी आपके इन मोर देन इनफ है, राइट? बिकॉज अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन आ भी रहा है तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का जीन कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 7, right? That's something you will get to see, or you can have a statement जहाँ पे लिखा हो सकता है that which of this condition will lead to a not formation of chloride ion channels.
So that's a cystic fibrosis. बस that's going to be enough for you. ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमारा कहानी स्टार्ट करते हैं अबाउट माय क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. हमने यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. अब अगर किसी पर्सन के अंदर, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर यू हैव इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर किसी पर्सन के अंदर देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज और डिक्रीज इन क्रोमोसोम, देन दैट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, राइट. सो एक सिंपल बात याद रखना, इफ देयर इज गोइंग टू बी अ गेन or loss of chromosome, if there's going to be a gain or loss of chromosome in the genome, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके होते हैं 46, यू हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम और टोटल नंबर आपके जो क्रोमोसोम के होते हैं 46. अब ये 46 की जगह अगर एक क्रोमोसोम आपका कम हो गया, इफ दिस इज लॉस ऑफ क्रोमोसोम, तो ये आपका हो जाएगा 45. अगर एक क्रोमोसोम आपका पे बढ़ गया, सो दैट विल बिकम 47. दो बढ़ गए तो 48 हो जाएगा. सो इवन इफ देयर इज गोइंग टू बी एनी सिंगल लॉस और गेन ऑफ अ क्रोमोसोम हैपनिंग इन द जीनोम, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज माय एन्यूप्लॉइडी. इसको हम बोलते हैं एज एन्यूप्लॉइडी. सो एन्यूप्लॉइडी का मतलब यहाँ होता है दैट एन्यूप्लॉइडी टर्म का मतलब यहाँ पे ये होता है दैट यू हैव ईदर अ गेन और अ लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम, राइट. अगर कोई भी गेन या लॉस हो रहा है क्रोमोसोम का, तो उसे हम यहाँ पे बोलते हैं एज एन्यूप्लॉइडी. और अगर आपको कोई केस दिख रहा है जहां पे आपको एन्यूप्लॉइडी होते हुए आपको मिलेगा वहां पे, देन यू कैन वेरी क्लियरली से दैट अ पर्सन इज हैविंग सम काइंड ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. और याद रखना, अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, चाहे वो एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा हो, उसके फिनोटिपिक फीचर्स आपको क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाते हैं. यू विल वेरी क्लियरली एबल टू सी द फिनोटिपिक फीचर्स ओवर देयर. बहुत क्लियरली आपको वहां पे वो देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस. फिनोटिपिक फीचर्स आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाते हैं एंड दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज नॉर्मल. ठीक है, चाहे क्रोमोसोम आपका ऐड हो रहा है या आपका डिलीट हो रहा हो, डजंट मैटर. आपके जो फीचर्स यहाँ पे होंगे, द पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी अ नॉर्मल पर्सन. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट. अब तवनप्रीत का एक यहाँ पे सवाल था कि क्या हम जब एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं तो क्या क्या हम पता लगा सकते हैं वहां पे, जो आई थिंक आपने कल या परसों पूछा था. तो याद रखना, जब आप एमनियोसेंटेसिस आप कर रहे हो तो आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आप पता लगा सकते हो. अगर उस पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है, लेट्स से उस पेशेंट को हीमोफीलिया है, वो आप पता नहीं लगा सकते हैं. यू कैन नॉट गेट टू नो दैट. सो अगर मैं अपना निकाल रहा हूँ ना, वहां से अगर मैं निकाल रहा हूँ मेरे क्रोमोसोम्स को, क्रोमोसोम्स कम है या ज्यादा है वो पता लगा सकता हूँ, लेकिन जीन मेरा फंक्शनल है या नहीं है वो मैं माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं पता लगा सकता. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट कैन नॉट बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, राइट. वहां पे माइक्रोस्कोप के नीचे वो जीन की वजह से दो डंडी नहीं लगी होती कि ये डिफेक्टिव है, ऐसा नहीं होता. ना उस पर स्मॉल या कैपिटल लिखा होता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू कैन ओनली गेट टू नो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. अगर क्रोमोसोम की नंबर ज्यादा या कम है, देन यू कैन गेट टू नो दैट थिंग विद द एमनियोसेंटेसिस. बट अगर किसी को है वहां पे लेट्स से सिस्टिक फाइब्रोसिस, या किसी को वहां पे है हीमोफीलिया, वो आप पता नहीं लगा सकते हैं. यू कैन नॉट गेट टू नो दोस थिंग्स, राइट. सो ये बात अब आप हमेशा याद रखना. इसके ऊपर बेस्ड एक सवाल भी है असाइनमेंट के अंदर, अगर आपने असाइनमेंट सॉल्व किया हो तो उसमें ये सवाल भी है, दैट विच ऑफ दिस कंडीशन कैन नॉट बी गेट टू नो वाया एमनियोसेंटेसिस. देखा था सवाल, अगर सॉल्व किया तो आपने देखा होगा. हाँ, अगर आई होप सबने सही किया है दैट थिंग. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. यू इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल कि आप क्या पता लगा सकते हो, क्या पता नहीं लगा सकते वहां पे. तो ये हो गया मेरा यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यहाँ पे. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. अब इसमें जो कंडीशंस आप यहाँ पे सीखोगे क्लास के अंदर, वो 2 या 3 कंडीशन हम यहाँ पे सीखते हैं. एक कंडीशन आपके यहाँ पे होती है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे डाउन सिंड्रोम. दिस वन कंडीशन व्हिच वी विल स्टडी इज गोइंग टू बी योर डाउन सिंड्रोम. अब डाउन सिंड्रोम में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए. दिस इज अ कंडीशन जहां पे आपको मिलता है यू हैव अ trisomy of 21st chromosome. You will find the trisomy of 21st chromosome. So 21st chromosome की आपको trisomy यहाँ पे देखने के लिए मिलती है. इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जनरली हम सबके पास 21st क्रोमोसोम है और उसकी एक कॉपी है. सो वी ऑल हैव दिस क्रोमोसोम नंबर 21 और उसकी वहां पे आपको हमें एक और कॉपी हमें वहां पे मिल जाती है. बट अगर कोई पर्सन है जिसको डाउन सिंड्रोम हुआ है तो उसके पास 2 कॉपी नहीं होगी, उसके पास टोटल आपकी 3 होंगी. सो यू विल हैव 3 chromosomes which are going to be having a number of 21. So that is going to be a trisomy. और अगर ऐसी कंडीशन है, that condition is called as that condition will lead to a Down syndrome.
ठीक है, ये कंडीशन आपकी यहाँ पे होगी, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और अगर ये होता है, इसको हम डिटेल में समझते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, विल सी दैट, बट अभी याद रखना इट्स अ ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो बेसिकली ऑटोसोम का अंदर एक नंबर यहाँ पे बढ़ चुका है, वो भी 21st के अंदर ये नंबर बढ़ चुका है, एंड देन आपको यहाँ पे लाइक यू विल हैव सम फीचर्स ऑफ द पर्सन विल बी सीन इन देम। राइट, कोई मुझे सोच के बता सकता है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होने के चांसेस कैसे बढ़ते हैं किसी पर्सन के अंदर या किसी कपल के अंदर, ये चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं? कोई हैंड रेज करके बताएगा मुझे ये चीज। ऑलराइट, मोनिका बताइए। सर अगर मतलब बाय चांस मतलब उन्होंने कोई बैरियर मेथड वगैरह यूज किया था लेकिन वो उससे डिफेक्ट आ गया, तो मतलब नहीं, उन्होंने इसका बैरियर मेथड किसी उस टाइम सर मेरे को नाम नहीं आ रहा है, मतलब बताने नहीं आ रहा है, बट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम उन्होंने कोई बैरियर मेथड यूज किया ना, बट वो उसका मतलब अच्छी तरह से वो हो नहीं पाया यूज, दैट हो गया, मतलब उसके नहीं, इफेक्ट आ गए। आप ये कह रहे हो कि बैरियर मेथड उन्होंने यूज किया लेकिन वो काम नहीं किया, बैरियर उनका काम नहीं किया। यस सर। राइट, अगर बैरियर काम नहीं कर रहा, देन that has nothing to do with having Down syndrome. They can have a normal pregnancy, they can have a normal child. If there is a couple in their early 20s, they are having a barrier method जो काम नहीं किया, let's say they are using the IUD, वो ना काम नहीं किया, right, for some reason, they will get conceived, they will become pregnant. Why will they will have a baby with the Down syndrome? That is not the reason ना। अबॉर्ट पाया, मतलब उन्होंने क्या कह रहे अबॉर्ट हो? करवाने की कोशिश करी होगी, बेबी को अबॉर्ट करवाने की कोशिश करी होगी लेकिन नहीं हो पाया होगा, तब हो गया हो। तो उससे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे होगा? अगर बेबी को उन्होंने कह रहे कि अच्छा यू आर सेइंग कि उन्होंने बैरियर यूज किया, वो नहीं हुआ बैरियर, राइट, द गर्ल गेट कंसीव्ड, द गर्ल इज प्रेग्नेंट नाउ, राइट, नाउ दे हैव डिसाइडेड कि हमें अबॉर्ट कराना है। तो अगर अबॉर्ट वो कराने की कोशिश करते हैं, वो अबॉर्ट नहीं हो पाता, तो उससे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे होगा बेबी के अंदर? वो तो नहीं हो सकता ना। When you do the abortion, that will not lead to chromosomal disorder. That won't happen. ठीक है, वैसा नहीं होगा। बताइए पूर्वा, क्या हो सकता है? So जब सेल डिवीजन हो रहा होगा तब जो एनाफेज होगा उस टाइम पे या तो क्रोमैटिड सेपरेट होने में दिक्कत आई होगी। ठीक है, ये बात आपकी सही है यहाँ पे कि that will happen, that will lead to, okay, अपूर्वा ये बात आपकी सही है। मैं कह रहा हूँ कि I just want to know कि in which kind of, if a couple are there, what they have to take into account, क्या चीज का उन्हें ध्यान रखना है, या किस कंडीशन के अंदर there is a possibility कि आप कह सकते हो कि इनको हो सकता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जानवी बताइए कुछ, टेल अस जानवी समथिंग, बोलिए जानवी बोलिए। Yes, गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग क्रोमोसोम नंबर इधर उधर हो जाएंगे तो क्रोमोसोम डिसऑर्डर हो सकता है ना। ओके ठीक है, जो अपूर्वा यहाँ पे कह रही है उसको आपने थोड़ा सा बताया उस तरीके से। शिव आप कुछ बताना चाहोगे इसके अंदर? सर ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा स्पर्म सर एक साथ फ्यूज कर गया हो, ऐसा कोई कंडीशन? नहीं, अरे नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा आप सुनो मेरी बात, देखो याद रखना, ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के जो चांसेस होते हैं ना, वो जनरली तब होते हैं जब कोई गर्ल गेट्स कंसीव्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ हर लाइफ। अगर कोई लड़की या कोई गर्ल विमेन they get pregnant in the later part of their life ना, then the chances of having such kind of disorder increases. तो अगर कोई लड़की है या if there is some girl who is getting conceived in the late 30s, 35, 36, 37 के अंदर if she gets conceived, या mid 40s या early late 40s में अगर conceive करती है, then defect होने के chances थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, right? The chances of having some kind of, not Down syndrome, some kind of chromosomal disorder or some kind of defect are much more likely. ये बात आप याद रखना, ठीक है? There's something should be there in your head that if a girl gets conceived in the later part of her life, which can be late 30s or mid 40s, chances of having some kind of chromosomal disorder is going to be slightly higher. ठीक है? So that is something we'll study them later. Like उतना आप ये बात याद रखना, उनको आप बस आप ये बात को दिमाग में रखना कि वो chances आपके बढ़ जाते हैं to having this kind of condition. Okay? बाकी जो अपूर्वा ने बताया वो बिल्कुल सही आपको यहाँ पे, we'll see that thing separately later on. मोनिका बताइए क्या सवाल है आपका? सर लेकिन कुछ होते हैं ना उनको, मतलब अगर उन्होंने लेट 30 में भी नहीं किया कंसीव, लेकिन उससे पहले अगर करो तब भी मतलब उसमें डाउन सिंड्रोम होता है, तो वो कैसे? हो सकता है, या दैट कैन हैपन, दैट इज अ लाइक चांस इफेक्ट, हो सकता है वो, बट चांसेस ज्यादा होते हैं व्हेन यू आर इन द लेट 30s. The possibility, I hope you understand what I'm saying over here, the possibility of having a Down syndrome in the early 20s is way more less than having a possibility of having a child with a Down syndrome in the late 30s, right?
अब जब मैं कह रहा हूँ वे मोर लेस, आई एम नॉट सेइंग इट्स द जीरो पॉसिबिलिटी। समझ आ रही मेरी बात अपूर्वा, मोनिका? यस सर। पॉसिबिलिटी तो दोनों केस के अंदर, लेकिन ज्यादा चांसेस कब बढ़ जाते हैं व्हेन समवन गेट कंसीव्ड इन द लेट 30s और 40s। ठीक है, देन नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इन, अभी डाउनस्ट्रीम को हम सेपरेटली अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। पहले हम ये देख लेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो डाउनस्ट्रीम हमें यहाँ पे देखना है, देन यू हैव अ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, you have a Klinefelter syndrome। एक आउटलाइन यहाँ पे ले लेते हैं सबकी, फिर हम इनको देखते हैं। जब हम बात करते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, द जीनोटाइप ऑफ द पर्सन इज गोइंग टू बी योर ऑटोसोम्स प्लस XXY। ये कंडीशन आपको मिलती है देखने के लिए उस पर्सन की। ऑटोसोम्स तो नॉर्मल होंगे, बट जो सेक्स क्रोमोसोम होगा आपका यहाँ पे होगा, वो यहाँ पे आपके 3 होंगे इंस्टेड ऑफ 2। सो यू हैव एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, याद रखना। यहाँ पे आपको क्या मिला देखने के लिए, यू हैव एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, यू हैव एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। अब अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पे, तो याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी मेल। सो यू हैव अ मैस्कुलिन डेवलपमेंट ही आपको यहाँ पे मिलेगा। सो यू हैव अ मैस्कुलिन डेवलपमेंट आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए। सो यू हैव अ मैस्कुलिन डेवलपमेंट विल बी सीन। So the sex of the individual is going to be a male, right? और masculine development आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। अब masculine development आपको यहाँ पे क्यों मिल रहा है? Because you have the Y chromosome। याद रखना, if you have a Y chromosome, then वो आपका होगा वहाँ पे SRY gene। I hope आपको याद आ रहा है। And that SRY gene will promote the formation of the TDS, right? That will promote the formation of my testing determining factor। और उसकी वजह से आपका वहाँ पे टेस्टिस फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। तो अगर किसी को क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, तो याद रखना दे विल हैव अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो आपके यहाँ पे हो जाते हैं टोटल इज गोइंग टू बी योर 47। सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे कितने होंगे, एक एक्स्ट्रा आ गया ना एक्स यहाँ पे। सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो आपके यहाँ मिलेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर 47, राइट। अब चलो इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। सो क्लिनफिल्टर के अंदर आपको यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है जो आपका होना नहीं चाहिए था। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो the person is going to be having the masculine development, मतलब he will have the male genitalia होगा यहाँ पे, body भी male जैसी होगी, but some feminine characters will be seen। So feminine character भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। You can have the feminine characters will be seen। So feminine characters will be observed, will be observed। उनमें से एक जो कैरेक्टर जो आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखना है, दैट इज गोइंग टू बी ब्रेस्ट डेवलपमेंट। बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम you'll have a breast development will be seen। सो ब्रेस्ट डेवलपमेंट एक काफी कॉमनली देखने के लिए मिलता है इन द पीपल सफरिंग द क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर, राइट। सो मैस्कुलिन बॉडी आपके यहाँ पर, बट यू कैन हैव अ ब्रेस्ट डेवलपमेंट कैन बी सीन ओवर देयर। उसके अलावा भी कई सारे आपको यहाँ पे फेमिनाइन कैरेक्टर मिल सकते हैं, लाइक यू हैव अ हाई पिच वॉइस। The person can have a, जैसे लड़कियों की high pitch voice होती है, so that can have a high pitch voice, right? Or you can have no facial hairs can be seen। तो कुछ feminine character आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, but the person is going to have a masculine development will be seen in them। ये होता है Klinefelter syndrome। और याद रखना, if there is a person with a Klinefelter syndrome, then that person is going to be sterile। That person is always going to be sterile। स्टेराइल मतलब वो फर्टाइल नहीं होता, द पर्सन कैन नॉट रिप्रोड्यूस एंड हैव अ बेबी। ओके, तो अगर कभी कोई ऐसी कंडीशन आती है, देन याद रखना द पर्सन इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्टेराइल। मैस्कुलिन डेवलपमेंट आपको मिलेगा वहां पे बिकॉज ऑफ द वाई क्रोमोसोम, बट द पर्सन विल शो सम फेमिनाइन कैरेक्टर। और वो क्यों हो रहे हैं वहां पे, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम वी विल हैव दिस फेमिनाइन कैरेक्टर्स विल बी सीन। One of them is going to be the breast development, high pitch voice, no facial hairs can be seen in the person। So that is your Klinefelter syndrome, right? ये आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। This is something you have to know, right? Monica, we can take that question after completing all the syndromes over there, या फिर हमारा ये खत्म नहीं हो पाएगा, right? So first of all, you have to understand this thing। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है, what has been happening over here, what are the things which have been happening in this condition, ठीक है? So that is a Klinefelter syndrome। इसके बाद the next thing here is going to be your Turner's syndrome। जो थर्ड हमारा कंडीशन यहाँ पे होगा, दैट्स योर टर्नर्स सिंड्रोम। अब जब हम बात करते हैं हमारे टर्नर सिंड्रोम के बारे में, तो यहाँ पे आपका जो जीनोटाइप होगा उस पर्सन का वो क्या होगा,
ऑटोसोम्स तो आपको मिलने ही है, एंड दैट पर्सन विल हैव अ X0 कंडीशन. अब जब मैं कह रहा हूं दैट पर्सन विल हैव अ X0 कंडीशन, दैट मींस यहाँ पे क्या, यू हैव अ लैक ऑफ X क्रोमोसोम, you have a lack of X क्रोमोसोम. ये जो इंडिविजुअल यहाँ पे होगा, ये जो इंडिविजुअल आपका यहाँ पे होगा, दैट इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी अ फीमेल. ये जो होगा इंडिविजुअल, दैट इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी अ फीमेल. ये बात याद रखना, दैट इंडिविजुअल ओवर हियर इज गोइंग टू बी अ फीमेल. बट इस फीमेल के अंदर आपको क्या मिला यहाँ पे देखने के लिए, या मैं कहूंगा कि क्या नहीं मिल रहा यहाँ पे देखने के लिए, यू हैव अ 1X क्रोमोसोम व्हिच इज एब्सेंट ओवर हियर. सो 1X क्रोमोसोम यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, एक ही आपको यहाँ पे मिल रहा है. सो देयर हैव अ लैक ऑफ 1X क्रोमोसोम. अगर यहाँ पे एक X क्रोमोसोम आपका यहाँ पे कम है, then what will happen, how many number of chromosome I'll be finding in this, कितने क्रोमोसोम यहाँ पे मिलेंगे मुझे टोटल? 45 number of chromosome which will be seen over here, right? अब अगर ऐसी कंडीशन अगर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए, there is some kind of condition which can be seen over here, तो इसके फीचर्स क्या होंगे? What are the physical features or physical phenotypic features will be seen in the person? तो यहाँ पे क्या होता है, that individual will have a rudimentary ovary. अब रूडिमेंट्री ओवरी का मतलब यहाँ पे होता है, आई वुड से रूडिमेंट्री ओवरीज, दोनों ही ओवरी रूडिमेंट्री होने का मतलब ये होता है कि वो फंक्शनल नहीं है. यहाँ पे आपका नॉर्मल तरीके से आपका oocyte फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होते हुए नहीं मिलेगा, राइट? सो दैट्स व्हाई वी से द ओवरीज आर बी रूडिमेंट्री, या ये फंक्शनल ओवरीज आपके यहाँ पे नहीं होंगी. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, द पर्सन विल हैव अ स्मॉल यूट्रस. द इंडिविजुअल विल हैव अ स्मॉल यूट्रस. सो यूट्रस यहाँ पे होगा स्मॉल. Third thing is going to be, the person will have absence of menstrual cycle or irregular menstrual cycle. So there can be two things, either is going to be absence, complete absence यहाँ पे हो सकता है, or can have a irregular menstrual cycle. So याद रखना ये सब हो इसलिए रहा है बिकॉज यू हैव अ लैक ऑफ X क्रोमोसोम. जो एक क्रोमोसोम जो नॉर्मल फीमेल के अंदर XX होना चाहिए था वो यहाँ पे है नहीं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर फाइंडिंग दिस इवेंट्स आर बीन सीन हैपनिंग. आपकी ओवरी यहाँ पे जो हो रही है इस इंडिविजुअल के अंदर, व्हिच आर गोइंग टू बी रूडिमेंट्री, व्हिच आर नॉन फंक्शनल. यूट्रस इज गोइंग टू बी टू स्मॉल सो दैट यू कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इम्प्लांटेशन. यूट्रस अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है देन यहाँ पे इम्प्लांटेशन आपके यहाँ पे हो नहीं सकता. एंड देन यू हैव अ एब्सेंस और इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल फ्लो आपके यहाँ पे मिलेगा, या फिर बिल्कुल ही एब्सेंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर होगा भी तो बहुत इरेगुलर तरीके से आपको यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा. ओके, along with that, no secondary sexual character are seen. No secondary sexual characters are seen. No secondary sexual characters are observed. अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अगर फीमेल से हम बात करें तो लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इज अ वेरी कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो मिलता है देखने के लिए आफ्टर द गर्ल हिट्स अ प्यूबर्टी के बाद. दैट्स वेरी कॉमनली सीन which is not been observed in those kind of girls. So no secondary sexual characters are been observed in this kind of condition. And the fourth point जो सबके लिए common रहता है, that women is going to be sterile. That women is going to be sterile over here. So यहाँ पे वो individual यहाँ पे आपका sterile है. So obviously they cannot have their own offspring. Okay? तो ये चीजें आपको मिलती है देखने के लिए टर्नर सिंड्रोम के अंदर. ओके, अब टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में जनरली पता है क्या होता है, यू कैन हैव अ स्पर्म और यू कैन हैव अ एग जो डिफेक्टिव हो और वो जाके फ्यूज कर गया. सो अगर कोई स्पर्म है जिसके अंदर सिंगल X क्रोमोसोम होना चाहिए था, उसके अंदर 2 X क्रोमोसोम्स है, और अगर ये जाके फ्यूज कर जाता है सो यहाँ पे डिफेक्टिव स्पर्म, राइट? सो उसी तरीके से कोई डिफेक्टिव स्पर्म है, डिफेक्टिव एग होता है ना, अगर वो जाके फ्यूज कर रहा है एग के साथ, so वो टाइम पे you can have this kind of condition can be formed, right? So you don't have to get into details of that क्योंकि इसमें कई सारी possibilities होती है और ऐसा क्यों होता है, we don't have to see that right now. But ये याद रखना, generally defective gamete की वजह से आपका ये condition आपके यहाँ पे आती है. That because of that, एक second, because of that, this will be happening. ये चीज आपको होते हुए आपको मिल सकती है. आपको क्या याद रखना है कि इसका जीनोटाइप आपके यहाँ पे क्या होगा? The individual is going to be a female. You will have a lack of 1X chromosome.
rudimentary ovaries, small uterus, irregular menstrual cycle, कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यहाँ पे नहीं दिख रहा, एंड द गर्ल इज गोइंग टू बी स्टेराइल ओवर देयर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एंड टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो आपको यहाँ मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी 45, क्योंकि एक यहाँ पे आपका कम हो गया। सिमिलरली यू हैव दिस क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, जहाँ पे वी हैव वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, और सिर्फ इसके जैसे यू हैव द फेमिनाइन कैरेक्टर्स विल बी सीन इन द पर्सन, which can be breast development, high pitch voice are the characters which will be seen, and this individual over here is going to be sterile as well, right? यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके यहाँ पे हो जाते हैं 47। तो क्या ये दो टर्म्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट, जाने Yes, बताइए sir. क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। सर टर्नर सिंड्रोम में जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तो होंगे, तो गैमेट का फॉर्मेशन भी तो होगा सर? नहीं, not necessary ना। You can have your menstrual cycle even happening when you have development of the uterine wall, right? आपका यूट्रिन वॉल आपको यहाँ पे डेवलप कर रहा है, ठीक है, एंड देन इट हैज टू बी स्लॉग्ड ऑफ, उसको स्लॉग ऑफ करके निकालना है बॉडी के बाहर, सो वो टाइम पे भी आपको यू कैन हैव अ मेंस्ट्रुअल फ्लो। समझ रहे हो So आप? there is no gamete So formation. you have a rudimentary ovaries. So आप ऐसा सोचो कि जब मैं कह रहा हूँ you have a rudimentary ovary, it's a non-functional ovary, right? So you might even find happening कि आपके you have a primary follicle वहाँ पे आपके थे, बट वो आपके ग्रो नहीं कर पा रहे into secondary follicle and tertiary follicle, right? So ultimately what is happening कि आपके यहाँ पे oocyte आपके यहाँ पे रिलीज नहीं हो रहा, okay, that is happening। या फिर हो सकता है you can have a possibility that you are finding कि आपका primary follicle वे आर टर्निंग इनटू सेकेंडरी फॉलिकल तक भी आपके यहाँ पे बन रहा है, बट उसके बाद आपको डेवलप नहीं कर पा रहा वहां पे, राइट, एंड द oocyte आर नाउ गेटिंग रिलीज, दैट कैन बी सीन हैपनिंग। या फिर ये भी हो सकता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल आर अंडरगोइंग डेथ एवरी ईयर, राइट, विदाउट गेटिंग डेवलप्ड ओवर देयर, सो यू कैन हैव नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ओवर देयर, एंड बिकॉज यू हैव अ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, उसके वजह से यहाँ पे क्या होता है दैट वी से दैट ओवरीज आर रुडिमेंट्री, ये आपकी फंक्शनल ओवरीज की तरह काम नहीं करेंगी, राइट? So that is what you find happening over there, but you can still have a regular menstrual flow because the endometrium might develop over there, even though it is not good enough for implantation, it might develop and will get slogged off, वो slog off करके वहाँ पे निकल जाएगा। So that is the irregular menstrual flow। समझ आ रहा है जानवी मैं क्या कह रहा हूँ? Yes sir. Then you have, बोलिए तमनप्रीत, बताइए क्या सवाल है आपका? सर जो हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं उससे हम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स काउंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओके सर। उससे आपको आइडिया लग जाता है ना, तो अगर आप क्रोमोसोम काउंट कर रहे हो 12th वीक के अंदर, आपको पता चलता है कि यू हैव अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, देन यू कैन गो फॉर एमटीपी। फिर एमटीपी तो लीगल है अगर कोई डिसऑर्डर है क्रोमोसोमल, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं होता ना, वो है तो है, देन गवर्नमेंट आपको अलाउ करते हैं, देन गो फॉर एमटीपी एंड यू कैन गेट रिड ऑफ दैट fetus which has a chromosomal disorder। बताइए मोनिका क्या सवाल है आपका? सर जो क्लैनफिल्टर सिंड्रोम होगा वो सिर्फ मेल में होगा ना? हाँ, बिकॉज अगर वाई क्रोमोसोम है आपका वहां पे, इट्स अ मेल बाय डिफॉल्ट। वाई क्रोमोसोम इज समथिंग व्हिच, इसलिए हमने पढ़ा था कि वाई क्रोमोसोम होता है ना, वो डिटरमाइन करता है दैट यू विल हैव दिस टीडीएफ फॉर्मेशन, टीडीएफ विल कम एंड विल फॉर्म द एग फॉर्मेशन, सॉरी टेस्टिस फॉर्मेशन। अगर वाई नहीं होता ना, अगर वाई क्रोमोसोम नहीं होता, बाय डिफॉल्ट द एम्ब्रियो विल स्टार्ट फॉर्मिंग द ओवरीज। तो आप ऐसा समझो कि एक जायगोट के अंदर बाय डिफॉल्ट कंडीशन होती है कि वो फीमेल ही बनेगा, बट क्योंकि वाई क्रोमोसोम आपका वहां पे प्रेजेंट होता है, वो बताता है कि यहाँ पे आपका मेल फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होगा। आप ऐसे सोचो, समझ लो मेरी बात। इफ यू डोंट हैव वाई क्रोमोसोम, द बाय डिफॉल्ट कंडीशन ऑफ अ जायगोट इज गोइंग टू बी कि वो फीमेल ही बनता है, बट अगर वाई क्रोमोसोम अगर आपका वहां पे प्रेजेंट होता है, वो आपका इंडिकेशन आपको मिलता है वहां पे, दैट इज द की फैक्टर व्हिच विल टेल दैट द मेल्स हैज टू बी फॉर्म्ड ओवर देयर, ठीक है। बट इसके अंदर भी आपको कई सारे कंडीशन आपको मिल सकते हैं। यू कैन हैव अ कंडीशन वेयर यू हैव अ XXX एंड देन यू हैव वाई क्रोमोसोम, तो इसमें भी यू हैव अ सुपर मेल्स एंड सुपर फीमेल्स वाली कंडीशन, बट वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, जिसमें आपको यू कैन हैव डिफरेंट कंडीशंस, बट वी डोंट गेट इनटू दैट दोस थिंग्स। ओके, तो अब हम यहाँ पे ये चीज हमने यहाँ पे हमारी देख ली। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डाउन सिंड्रोम वाली कंडीशन। अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे डाउन सिंड्रोम के बारे में, तो इसके बारे में बस आपको एक दो चीज यहाँ पे याद रखनी है अलग से। एक चीज आप यहाँ पे जानते हो, दैट इज अ ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इट्स अ ट्राइसोमी of 21st chromosome।
अब ये अगर किसी को हो रहा है, इफ दिस इज समथिंग यू आर फाइंडिंग हैपनिंग टू अ पर्सन इन द एम्ब्रियो, अगर ज़ायगोट में ये आपको मिलता है देखने के लिए, देन उसके आफ्टर बर्थ फीचर्स क्या होंगे? विल हैव अ स्मॉल राउंड फेस, द पर्सन विल हैव अ स्मॉल राउंड फेस, they have a partially open mouth, माउथ इनका हमेशा ओपन ही रहेगा यहाँ पे आपका। they have a furrowed tongue, ये furrowed tongue कैसे दिखती है? I'll try to show you that in a picture later on, how the furrowed tongue is going to look like. They have a furrowed tongue, they will be having yes, mental development is less, yeah, we can say that mental development थोड़ी सी यहाँ पे retarded होती है, slow होती है, I would say that. I won't say they are mentally retarded directly, but yes, they have a slow mental development you've seen in them. Okay, they are going to be sterile. तो ये आपके यहाँ पे sterile होते हैं. They cannot reproduce by any means. वो sterile आप क्यों करेंगे? They cannot make normal gametes formation, cannot be seen happening in them. ठीक है. So people having Down syndrome, इधर मेल और फीमेल दोनों आपको मिल जाएंगे. You can have either male having a Down syndrome, you can have a female having a Down syndrome. Because ये जो condition आपको मिली है, that is seen in the autosomes के अंदर. So आपके features, हाँ जी, जो features आपके यहाँ पे होंगे, they are going to be like small face, like small stature as well, small round face and small stature. Height इनकी ज्यादा लंबी नहीं होती. Right, mouth generally आपको यहाँ पे वो मिलेगा, या वो furrowed tongue, mental development is going to be less and they will be sterile. Okay, there is one movie जिसमें एक पर्सन दिखाया था डाउन सिंड्रोम वाला. दिस मूवी का नाम है आपका, आई डोंट नो आपने सुना होगा नहीं. तो जो मूवी कॉल्ड एज योर पीनट बटर फैल्कन, सुना है किसी ने? No, sir. नहीं सुना? No, sir. कोई बात नहीं. देयर इज वन मूवी जिसमें एक एक्टर है जिसको डाउन सिंड्रोम है, इसमें दिखाया जाता है. अच्छा, एक और बच्चों ने, आपने शायद एक मूवी सुनी होगी, ट्रांसफॉर्मर नाम की मूवी सुनी है आपने? ट्रांसफॉर्मर नाम की, ट्रांसफॉर्मर. Yes, sir. इसमें वो कार होती है, कार एकदम से रोबोट बन जाती है और फिर लड़ाई करते रहते हैं वो लोग. Yes, sir. Yes, sir. नहीं सुना, कोई बात नहीं, ठीक है. अगर नहीं सुना कोई बात नहीं. तो उसमें जो एक्टर है वो इस एक्टर, उसमें ये यहाँ पे वो एक्टर है. ठीक है, प्लीज घर जाके, तुम्हारा असाइनमेंट नहीं है तो ये देखने मत बैठना. राइट, बढ़िया. So yeah, at least you can see a trailer. So you will get to see that there is a person, that is how the Down syndrome people look like, right? And that's how they are. Okay, and they're slow, kind of. They're slow. उनकी cognitive abilities उनकी थोड़ी कम होती है. So their learning ability उनकी थोड़ी कम होती है. I won't say नहीं होती, but कम होती है थोड़ी. So that is what you will get to see. Okay, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है. This is what you will get to see in this, and that's a trisomy of 21st chromosome. अब हमने जो पढ़े हैं यहाँ पे, हमने सिर्फ 3 ही डिसऑर्डर यहाँ पे देखे हैं. ऐसे बहुत सारे होते हैं, you have several conditions. हमें वो सब नहीं पढ़ना है, right? ना ही आप लोग अपना वक्त ज़ाया करिएगा उसे मॉड्यूल में से पढ़ने के लिए, because मॉड्यूल will have number of conditions. अगर आपने मॉड्यूल कभी खोल के देखा होगा तो उसमें आप अगर पढ़ोगे तो उसमें बहुत सादा कंटेंट है. आपको वो नहीं पढ़ना है. आप नीट क्रैक कर रहे हो, आप अपने मास्टर्स का सेकेंड ईयर का एग्जाम की तैयारी आप नहीं कर रहे, राइट? सो नीट क्रैक कर लोगे, फिर सब कुछ इसके बाद आपको करना ही है सब. सो प्लीज मेक श्योर यू कीप योरसेल्फ टू दिस मच ओनली. ठीक है, तो ये चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखो. ओके, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. तो ये हो गया आपके 3 यहाँ पे डिसऑर्डर, और ये आपको यहाँ पे मालूम होने चाहिए हमेशा. तो क्या ये 3 डिसऑर्डर आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस 3 डिसऑर्डर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे लड़के तो कुछ बोलते नहीं यहाँ पे. शिवा, प्रखर, अक्षय, महेश. Yes, sir. बोला तो है. हाँ ठीक है, आई होप ये क्लियर है आप सबको. यहाँ पे लड़के लोग तो ऐसे चुपचाप बैठ जाते हैं कि चलिए सर कथा चालू करते हैं, एंड देन सर इज लाइक ऑलराइट, सो दिस समथिंग यू शुड बी वेरी क्लियर विद. हाँ वो तो है ही, यहाँ पे डोमिनेंस है. जस्ट लाइक कलर ब्लाइंडनेस, you all are in the selective disadvantage over here, right? Okay, so यहाँ पे ये कहानी याद रखना, और क्वेश्चन इसके सामने जो भी आएंगे वो आपको सॉल्व कर लेना, राइट? जैसे कि आप मुझे इसका बताइए, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा. आराम से देखिए, टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर इन दिस.
सो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस। तो आपके सामने 4 स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है, चारों स्टेटमेंट को आप यहाँ पे ध्यान से देखिए एंड देन टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर इन दिस। मोनिका विद द ऑलवेज रेडी टू आंसर। बताइए मोनिका, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन बी। ऑप्शन डेली वाला डी या बैटमैन वाला बी? बैटमैन वाला बी। बताइए अपेक्षा, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर सेम बी लग रहा है, बैटमैन। we don't have Harshda, right? Harshda is not there in the class, no? Okay. यस सर। Yes, sir. ना पड़ेगा बेटा, हर्षदा नहीं है क्लास के अंदर। अपेक्षा, यू नो एनीथिंग? आप उसके फ्रेंड हो ना शायद से? नो सर। ठीक है। बताइए शिवा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सब लोग ऑप्शन बी यहाँ पे अपना करें। सो आप लोग करें कि इनमें से ये 3 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। सो हीमोफिलिया इज अ सेक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ये आपका बिल्कुल स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूक्लियोइडी, दैट्स ट्रू। जब भी मैंने आपको बोला कि कोई अगर क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, कम हो रहा है, दैट्स एन्यूक्लियोइडी। सो यस, ये भी आपका स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। फिनाइलकेटोयूरिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। सिकल सेल एनीमिया इज X-linked recessive कंडीशन, ये बात आपके यहाँ पे रॉन्ग है। सो दैट्स गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट? सो ऑप्शन ए बी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। देन मुझे आप बताओ, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? 52 का आंसर हैंड रेस करके बताना पड़ेगा। 52 का आंसर आप बताएंगे यहाँ पे हैंड रेस करके। सो अगेन कोई नया बच्चा हाथ अपना रेस करें। बताइए अक्षरा, न्यू स्टूडेंट, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी आप यहाँ पे कह रहे हो। सिद्रा, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? रानी, सिद्रा, दोनों को क्या लग रहा है? Option D, sir. Sir, D. Option D is going to be a correct answer. The frequency of recombination between the gene present on the same chromosome, इसको यूज किया था और डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीन्स वाज डन बाय माय एल्फ्रेड स्टूडवर्न, जो आपके टीएच मॉर्गन के यहाँ पे स्टूडेंट थे। तो ये बड़ा ही आसान सवाल था, ये आपने यहाँ पे कर लिया। अब आप मुझे करके बताओ यहाँ पे, यू गिव मी द आंसर फॉर which question, this question. खुद से पढ़ो इसे ध्यान से एंड देन टेल मी द आंसर इन दिस। सो खुद से सॉल्व करेंगे आप, मैं कोई इसमें आपकी हेल्प करूंगा नहीं, मैंने ऑलरेडी हेल्प कर दिया आप लोगों की इन क्वेश्चंस के साथ। सॉल्व दिस बाय योर एंड, फ्रॉम योर एंड, और गलत नहीं करना है, सबका आंसर सही आना चाहिए। महेश बताओ क्या होगा इसका आंसर? महेश कहाँ हैं आप? A color blind daughter is born when? चलिए दीपिका, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन दीपिका, नंबर बी। नहीं सी, दीपिका यहाँ पे कह नहीं रहे डी, हैं। सॉरी सर, 4। ये क्या था? What was this, दीपिका? चलिए नहीं सर, -75 आपको मिलता है। बोलो फाइनल आंसर बताओ दीपिका, जल्दी बोलो। अरे दीपिका बोलिए जल्दी। सर 4। और कह रहे हो आप? ठीक है। देवीश, आपको क्या लग रहा है? Sir, 4. और देवीश वैसे ओके, ठीक है। दीक्षा कुमारी, आपको क्या लग रहा है? Option 1. ओके दीक्षा कुमारी। मोनिका, आपको क्या लग रहा है? सर 4। तमनप्रीत, 4 सर, 4। किरण यादव, Sir, option 4. नम्रता, चलिए आप बताइए, आपका फाइनल आंसर लेते हैं और फिर से सॉल्व करते हैं। नम्रता, Option number 4. ऑलराइट, चलिए। सो नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, पूछा है कि यहाँ पे अ कलर ब्लाइंड डॉटर इज बोर्न व्हेन, एक कलर ब्लाइंड डॉटर आपके यहाँ पे कब बोर्न हो सकती है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये कंडीशन आपकी तब आ सकती है। देखो, अब जब फादर नॉर्मल है तो कोई चांस नहीं है कि बेबी कलर ब्लाइंड होगी या डॉटर कलर ब्लाइंड होगी। सो व्हेन यू हैव फादर इज गोइंग टू बी नॉर्मल, तो अगर फादर नॉर्मल हुआ दैट मींस व्हाट, कि फादर के पास यहाँ पे कैपिटल सी। सो अगर फादर के पास कैपिटल सी है तो हमेशा डॉटर के पास तो कैपिटल सी आएगा ही आएगा। सो शी विल बी नॉर्मल हमेशा। सो 3 और 2 के अंदर तो कभी भी आपका कंडीशन आपको नहीं मिल सकता दैट द डॉटर इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड, राइट?
अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ को देखता हूँ तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ पे, दैट फादर इज कलर ब्लाइंड बट द मदर इज नॉर्मल। बेटा अगर मदर नॉर्मल है, अगर मदर के पास है आपका यहाँ पे कैपिटल सी, देन कोई चांस नहीं है कि उसकी डॉटर या उसका सन कभी भी कलर ब्लाइंड हो। तो ये भी आपका गलत हो गया। एंड देन यू हैव ऑप्शन 4 ओवर हियर, मदर इज गोइंग टू बी अ कैरियर एंड फादर इज गोइंग टू बी अ कलर ब्लाइंड। सो मदर यहाँ पे आपकी कैरियर होगी, राइट, दैट मीन्स कैपिटल सी स्मॉल सी, एंड फादर ओवर हियर इज गोइंग टू बी अ कलर ब्लाइंड, राइट। इसी कंडीशन के अंदर यू कैन हैव अ डॉटर हु इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड। दोनों से कैपिटल ये आ गया ना, अगर स्मॉल सी देन द डॉटर इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड। तो ये सा ऑप्शन 4 बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए आपसे ये क्वेश्चन अब बन पा रहे हैं, अच्छी बात है। ये करिए खुद से, चलिए खुद से सॉल्व करिए सब लोग यहाँ पे। टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस बाय योर सेल्फ। ये बड़ा आपको एडवांटेज होता है कि आप क्लास में सर आपको देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए सर कुछ बोल रहे हैं आप चुपचाप बैठ जाओ, कुछ बोलो ही मत। दिस इज एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लास, राइट। सामने ऑफलाइन क्लास में ये नहीं कर सकते आप। ओके, बताइए अपेक्षा क्या होगा इसका आंसर? सर ए ऑप्शन। दिविशा आपको क्या लग रहा है? दिविशा का हैंडल कैसे भेजता आपके? ठीक है, अक्षर आपको क्या लग रहा है? ए ऑप्शन। अक्षर ऑप्शन ए लग रहा है आपको यहाँ पे भी। शिवा क्या लग रहा है आपको? सर मुझे 3 लग रहा है। 3 लग रहा है आपको यहाँ पे। अच्छा, अनिरुद्ध इज आल्सो नॉट देयर इन द क्लास ना, अगेन ओके, अनिरुद्ध इज आल्सो नॉट देयर। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे आंसर आएगा। लेट्स सी दैट अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिड। अब ऑप्शन 1 हो गया, ठीक है। ऑलराइट, सो अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ डॉटर ऑफ अ कलर ब्लाइंड फादर। समझे इस बात को कि कलर ब्लाइंड मैन। एक और बार आपसे आंसर पूछना चाहूंगा किसी से। मैं लेट्स से सिद्धरा, आप बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सिद्धरा आपको ये लग रहा है, ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सो यू हैव अ कलर ब्लाइंड मैन। सो यहाँ पे एक लड़का है जो कलर ब्लाइंड है। सो यू हैव अ कलर ब्लाइंड, सो ही हैज अ स्मॉल सी ओवर हियर, राइट। इनकी शादी हो रही है एक लड़की से, और लड़की के फादर जो थे वो कलर ब्लाइंड थे। तो अगर फादर कलर ब्लाइंड थे तो श्योरली मैं कह सकता हूँ कि लड़की के ऊपर एक स्मॉल सी तो होगा यहाँ पे। द गर्ल शुड हैव एटलीस्ट 1 स्मॉल सी, क्योंकि एक मदर के एंड से आएगा, राइट। वाला जो होगा यहाँ पे वो कैपिटल सी होगा। तो ये कंडीशन मुझे यहाँ पे मिल गई। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस यहाँ पे क्रॉस कराना है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आई हैव टू डू ओवर हियर। तो जब मैं यहाँ पे इसका क्रॉस कराऊंगा, सो व्हेन आई विल डू विद द क्रॉस ओवर हियर, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। आई होप सबने अपना यहाँ पे आंसर सोच समझ के निकाला था। सो नाउ आई विल डू द क्रॉस ओवर हियर। And when you have this cross, so you have a girl who is going to be having carrier, वो वहां पे होगी, और यहाँ पे जो होगा husband, वो तो यहाँ पे affected है। Now let's see what will be happening. So now you have a daughter. ये daughter क्या होगी? Affected ही होगी, small से आगे इसके पास, so she's affected, be affected, right? Yes sir. Then you have one who's going to be having capital C and a small c. So that daughter also is going to be she's going to be normal. कैरियर होगी लेकिन वो नॉर्मल होगी यहाँ पे, बिकॉज शी हैज अ कैपिटल सी ओवर हियर। अब यहाँ पे आप देखो, यू हैव अ सन एंड दिस सन हियर इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, क्योंकि स्मॉल सी आया उसके पास, जो क्रोमोसोम आया उसके पास वो स्मॉल सी वाला आया, एक्स क्रोमोसोम। और यहाँ पे जो हम यहाँ पे हमारा सन बनाएंगे, दिस सन ओवर देयर इज गोइंग टू बी हैविंग द Normal. कैपिटल सी ओवर, राइट। अब आप देखो यहाँ पे, अब जब आप ये कंडीशन को आप देखते हो और जब आप क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हो, तो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 50% मेरी जो यहाँ पे डॉटर होंगी वो यहाँ पे होंगी मेरी नॉर्मल, और यहाँ पे मेरा 50% जो मेरे यहाँ पे जो सन होंगे वो मेरे यहाँ पे नॉर्मल होंगे, और बाकी 50% मेरे यहाँ पे होंगे वो मेरे यहाँ पे अफेक्टेड, बिकॉज दिस कंडीशन, ये जो दो यहाँ पे कंडीशन मेरी यहाँ पे है, ये मेरी यहाँ पे है अफेक्टेड, दिस गोइंग टू बी अफेक्टेड एंड दिस गोइंग टू बी अफेक्टेड ओवर हियर, राइट। अब मुझे यहाँ पे देखो ऑप्शंस को, एंड नाउ यू सी द ऑप्शंस एंड नाउ यू लुक फॉर द करेक्ट आंसर। ऑल सन्स आर अफेक्टेड, ये आप सब का आंसर यहाँ पे Option C. आपने क्रॉस C sir C. मुझे आंसर नहीं सुनना, आपको मतलब नहीं है ना, क्रॉस तो मैंने करके दिया आपको, आपने तो अपना आंसर वहां पे कर दिया, राइट। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग मी द करेक्ट आंसर नाउ। यू हैव गिवन मी द आंसर विदाउट डूइंग द क्रॉस, बिना कोई क्रॉस करे, बिना अपना दिमाग दौड़ाए आपने वहां पे मुझे आंसर दे दिया यहाँ पे, राइट, जो आप सबका यहाँ पे गलत हो गया। अब ऐसे ही बेटा अगर आप करोगे टेस्ट के अंदर या एग्जाम के अंदर, तो कैसे आपका करेक्ट आंसर निकलेगा? ऑल ऑफ यू विल एंड अप गिविंग द रॉन्ग आंसर, राइट। और एक बार वो टेस्ट हो गया तो हो गया, वापस तो अभी तो यहाँ पे मौका मिलता है कि नहीं सर ये नहीं है, वो है इसका आंसर। So how this is going to work?
हाँ शिवा, ऐसा क्यों हुआ? मतलब व्हाई यू गॉट दिस करेक्ट इनकरेक्ट आंसर? क्या गलत किया आपने इसके अंदर? सर मतलब सभी का या आंसर क्या फर्स्ट वाला सर सर मेरा मेरा शायद क्रॉस ही शायद गलत हो सर मैंने वो बेटा यही है सब। अगर आप शीप की तरह अगर हर कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, आपने भी वो कर दिया ना बिना सोचे समझे, देन all of you will end up in the same place, right? Right now all of you will give incorrect answer. Later on all of you will be going for that who's paramedical course के लिए फिर आप देख रहे होंगे वहां पे, if you just don't have your own thing and solving the question by from your own end. So please make sure you don't do such kind of mistakes over here. खुद से क्रॉस करो and then give the answer. सबने ये यहाँ पे कर दिया क्या? all sons are going to color, कहाँ पे आप क्या हो रहे हो? all sons are going to color blind. This is not acceptable by any means. इतना कराने के बाद अगर आप ये कर नहीं रहे सही से, then I don't know what is wrong with on your side. So ये तो आपको होगा नहीं यहाँ पे. और daughters are colorblind, ये भी आपको यहाँ पे सही नहीं आ रहा. That is also going to be wrong over here. No daughter is colorblind, ये भी आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा. Right? The only correct answer is going to be your half sons are going to be colorblind. Right? It's just a matter of one good question and you all fall apart. दोस्त एक अच्छा क्वेश्चन जब तुम्हें सामने आता है आपसे हो नहीं पाता. जिस क्वेश्चन में कुछ करा था, कुछ खास था भी नहीं. आपने क्या किया? देखा क्वेश्चन आपने कि हाँ फादर इज कलर ब्लाइंड या ऑल आर गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड ओवर है, वो करके आपने यहाँ पे निकल गया. दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क बेटा, याद रखना. दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. दिस आर ऑल लाइक वेरी हैप्पी सिंपल डेज जहाँ पे हम बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और आप ये गलत कर रहे हो. ये नहीं चलेगा. यू शुड बेटर गेट सीरियस विद योर थिंग्स, with your preparation. So that is something you will find in this. So that's going to be your option C. I hope लेकिन अब आपको समझ आ रहा है after doing this cross from mind. I hope it's now clear to you that why we have option C is going to be a correct answer in this. क्योंकि half of the sons are going to be correct, are going to be colorblind, और वही यहाँ पे option आपका correct आ रहा है कि half of the sons are going to be colorblind over here. Then, so there's something you have done. अब मुझे इसका आंसर बताओ. Take your time and then give me the correct answer and सोच के करना. Which of the following is a mismatch? इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे mismatch है? Better be careful before giving an answer. हाँ, अब मुझे गलत नहीं सुनना. बताइए दीक्षा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 2. ऑलराइट, अपूर्वा क्या लग रहा है? सर 2. शिवा क्या लग रहा है? सर सेकंड. काजल क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन 2 सर. काजल एक्सप्लेन कर दो व्हाई ऑप्शन 2. सर क्योंकि इसमें 47 क्रोमोसोम्स बनते हैं इसलिए. राइट, बिल्कुल सही. ये मिसमैच आपका यहाँ पे क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम के अंदर आपको 47 मिलेंगे बिकॉज यू हैव अ कंडीशन ऑफ योर XXY. राइट, नाउ इन दिस कंडीशन यू विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर गोइंग टू बी 47. यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, इसलिए ये आपका यहाँ पे मिसमैच हो जाता है. दैट इज व्हाई इट्स गोइंग टू बी अ मिसमैच. ये आपका करेक्ट आंसर है. गायनेकोमेस्टिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बात आपकी यहाँ पे सही है. सो गायनेकोमेस्टिया का मतलब यहाँ पे ये होता है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट. सो दिस एक्चुअली मींस योर ब्रेस्ट डेवलपमेंट. अब ब्रेस्ट डेवलपमेंट आपको मिलेगा होते हुए इन द मेल्स. समथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, राइट? सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड ऑप्शन 2 यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे होगा, ये आपका यहाँ पे सही आंसर, मतलब इससे करेक्ट आंसर बिकॉज़ इट्स अ मिसमैच. बाकी सारे आपके यहाँ पे ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है. So Down syndrome will be having affected individual with a furrowed tongue and a partially open mouth. ये बात आपके यहाँ पे सही है. Turner syndrome is also going to be true. You have a one X chromosome यहाँ पे आपका कम होगा. And Edwards syndrome is also going to be over there. Is going to be true statement आपके यहाँ पे. अगर आपको ये नहीं मालूम है तब भी आप जानते हो कि ये सही होगा क्योंकि statement 2 आपके सामने यहाँ पे गलत है. So that is why option 2 becomes my correct answer. Okay? ये क्वेश्चन देखो क्या ध्यान से खुद से and then try to solve this. इन ह्यूमन देखो खुद से पढ़ो इसे. ट्राई टू रीड बाय योरसेल्फ. सिंपल सवाल है, आप सब लोग कर सकते हो इसे. UKFI, ऑल ऑफ यू कैन डू दिस. बताइए मोनिका क्या लग रहा है इसका आंसर?
ऑप्शन 2 प्लेयोट्रोपिक जीन। जानवी क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन 2 सर। ठीक है, अब मैं आप सबको बताना चाहूंगा, ऑल द अदर पीपल ओवर हियर, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन लग रहा है कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इन ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग डिजीज फिनाइलकीटोयूरिया, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लोग फिनाइलकीटोयूरिया की बात कर रहे हैं, फिनाइलकीटोयूरिया वाज एन एग्जांपल ऑफ माय प्लेयोट्रोपिक जीन। फिनाइलकीटोयूरिया वाज एन एग्जांपल ऑफ माय प्लेयोट्रोपिक जीन। याद आ रहा है ये हमने किया था फिनाइलकीटोयूरिया में, समथिंग वी हैव डन। यस सर। So it was an example of my pleiotropic gene, जिसमें क्या होता है, एक सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट्स को वहां पे कंट्रोल कर रहा होता है। एक सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। वही कहानी उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ एबनॉर्मल फिनोटाइपिक ट्रेट्स। क्या है वो? विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ सिंड्रोम। ठीक है, दीज जीन्स रिजल्ट इन अ मेंटल रिटार्डेशन, widely spaced incisor pigmented patches on the skin, excessive sweating, सच टाइप ऑफ जीन इज कॉल्ड एज। तो वही जो सवाल, जो हमने पूरी जो कहानी सीखी थी, उसको उन्होंने पूरी स्टोरी के फॉर्म में यहाँ पे रख दिया और आपसे पूछा कि ये जीन आपको, हम किस क्या कहते हैं इस जीन को हम यहाँ पे। जैसे ही आपने यहाँ पे फिनाइलकीटोयूरिया आपने यहाँ पे देखा, आपके दिमाग में आना चाहिए दैट इट हैज टू बी एग्जांपल ऑफ माय प्लेयोट्रोपिक जीन। आपके लिए आसान होना चाहिए। तो जैसे ही होता क्या ना बेटा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई एग्जाम्पल वहां पे दिख रहा है, वो एग्जाम्पल या स्टोरी को देख के ही आपको आइडिया लग जाता है कि यार ये कहाँ जा रही है स्टोरी। अगर यहाँ पे कहीं पे कुछ लिखा होता, लेट्स से अगर वहां पे लिखा होता काउ विद रोन कोट, तो आपको क्या, आप कौन सा यहाँ पे ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, बिल्कुल सही। आप कोडोमिनेंस को यहाँ पे ढूंढना आप चालू करते हैं, राइट। अगर वहां पे लिखा होता लेट्स से स्टार्च सिंथेसिस, राइट। जैसे ही आपको एग्जांपल दिखता है, आपको आइडिया लगना चाहिए कि दैट व्हाट यू हैव टू सी ओवर हियर, व्हाट यू हैव टू लुक इनटू, राइट। तो यहाँ पे आपका आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको अगर कहीं पे क्वेश्चन में लिखा हुआ आपको मिलता है स्नैपड्रैगन, तो किस चीज का एग्जांपल की तरफ हम लोग यहाँ पे जाएंगे? राइट, ये चीज आपको पता है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। सो अगेन, जब आपको फिनाइलकीटोयूरिया आपको यहाँ पे दिखा, ओनली 2 या 3 बच्चे जिनका तुरंत हैंड यहाँ पे रेज हो गया, बाकी लोग यू वर टेकिंग सम टाइम, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं है। बट देन यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका आंसर जो यहाँ पे आना चाहिए वो आपका सही आएगा हमेशा, लाइक अ प्लेयोट्रोपिक जीन ओवर हियर। ठीक है, तो ये सब चीजों का हम यहाँ पे, ये दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व विद सम काइंड ऑफ प्रिसिशन ओवर हियर, राइट। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ तक हमने ये सारी चीजें यहाँ पे की है। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन दिस थिंग, यू हैव टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, तभी यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट। प्लीज सॉल्व दोस क्वेश्चंस, राइट। अब ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स डू वन थिंग, ये हमने यहाँ पे सीख लिया हमारा यहाँ पे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय पेडिग्री एनालिसिस। उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे देते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट माय पेडिग्री एनालिसिस। और क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस और ये हम करते क्यों है, राइट। इसका एक बेसिक इंट्रो हम लेते हैं, बिकॉज हम ये पूरा समझ नहीं पाएंगे आज के आज, बट यू हैव टू हैव अ बेसिक अंडर कि पेडिग्री होता क्या है। सो पेडिग्री या पेडिग्री एनालिसिस जब हम यहाँ पे करते हैं, या अगर मैं पेडिग्री की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वी विल यूज सम शेप्स एंड सिंबल्स, टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस पैटर्न। हम यहाँ पे शेप्स एंड सिंबल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड इनहेरिटेंस पैटर्न, to understand inheritance pattern. ओके, सो अगर कोई आपको इनहेरिटेंस पैटर्न अगर आपको सीखना हो, समझना हो ना, राइट, मतलब अगर आपको इस बारे में आपसे जानना हो, तो यहाँ पे हम एक पेडिग्री चार्ट बनाते हैं और पेडिग्री चार्ट के अंदर हम शेप्स एंड सिंबल यूज करके उस पैटर्न को हम समझते हैं। क्या होते हैं शेप्स एंड सिंबल, क्या होता है पैटर्न, वो हम बाद में देखेंगे। पहले आप ये समझो कि ये करा क्यों जाता है। अब जनरली ये जो करा जाएगा, ये जो पेडिग्री जो एनालिसिस करता है वो कौन होता है, वो होता है एक आपका जेनेटिक काउंसलर। जनरली यू विल हैव अ जेनेटिक काउंसलर, राइट, जो करते हैं आपके यहाँ पे
पेडिग्री एनालिसिस विच आर नोन टू डू द पेडिग्री एनालिसिस फॉर यू, राइट। अब ये करते क्यों हैं या इनका काम क्या होता है, ये करने का रीजन क्या होता है। अब आप सोचो, अगर आपके फैमिली में, अगर मेरे फैमिली में किसी को कोई बीमारी थी, आज से मेरे दादाजी को कोई बीमारी थी, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर था, तो मैं जानना चाहता हूं कितने पॉसिबिलिटी है कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर मेरे बेबीज को हो सकता है या मेरे फ्यूचर के फैमिली को मेरा हो सकता है। वो दैट कैन बी सीन थ्रू माय ऑफस्प्रिंग ओवर देयर। ये पता करने के लिए आई कैन गो टू अ जेनेटिक काउंसलर और वो मुझे बताएगा कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद सम काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, वो मुझे वहां पे बताएगा। ओके, अब आपका सवाल यहाँ पे ये आ सकता है कि अगर सर जेनेटिक डिसऑर्डर है और हमने पता कर लिया तो उससे हमें फायदा क्या, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर को तो आप ट्रीट नहीं कर सकते। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसे आप ट्रीट तो कर नहीं सकते, उसका क्योर तो नहीं है। सो व्हाट इज द एडवांटेज ओवर हियर, राइट। तो एडवांटेज यहाँ पे ये होता है दैट आई कैन हैव सम काइंड ऑफ प्लानिंग फॉर दैट। सो अगर समझो, अगर कोई पर्सन, आई गिव यू द एग्जांपल ओवर हियर, अगर मेरे फैमिली में अल्जाइमर रन करता है, अगर मेरे फैमिली में अल्जाइमर रन करता है, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट। अल्जाइमर के बारे में कोई कुछ जानता है क्या? ये टर्म किसी ने सुना है? अगर सुना है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। सब बोलते हैं। मेमोरी लॉस। चलो अपूर्वा आप बता दो फटाफट, अल्जाइमर क्या होता है? सो इसमें क्या है? मेमोरी लॉस होता है। बस इतना ही? क्या आपको इतना ही सिखाया गया था पूर्वा, या और भी कुछ सिखाया था किसी ने? मोनिका, अल्जाइमर एनीथिंग? सर यही कि मतलब डायमेंशिया होता है, मेमोरी लॉस हो जाती है इसमें पर्सन की। ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें होता क्या। और सो अल्जाइमर के अंदर याद रखना सब लोग यहाँ पे दैट यू विल हैव मेमोरी लॉस, इसके अंदर आपको कॉमनली देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है अल्जाइमर के अंदर। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, दिस विल स्टार्ट इन द लेट 60s के अंदर। लेट 60s के अंदर ये कंडीशन आपके यहाँ पे स्टार्ट होती है, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए कि पर्सन के अंदर प्रोग्रेसिवली न्यूरॉन्स का डेथ होना वहाँ पे चालू होगा। सो अल्जाइमर में क्या होगा, बेसिकली यू हैव इट्स अ प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन, इट्स अ प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन। अब जब मैं कह रहा हूं यहाँ पे प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन, तो आप ये बात का यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे न्यूरॉन्स की डेथ आपकी होती रहेगी और वो बंद नहीं होगी, इट विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग। और प्रोग्रेसिव का मतलब यहाँ पे ये है कि टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा, राइट। तो जो कंडीशन होती है ना पेशेंट की, जो मेमोरी लॉस की कंडीशन होती है, जो मिड 60s में देखने को मिलती है, तो इनिशियली क्या होगा कि लाइक द पर्सन विल स्टार्ट फॉरगेटिंग बेसिक थिंग्स, कि उसने लैपटॉप कहाँ रख दिया, दवाइयाँ कहाँ रख दी, रिमोट कहाँ रख दिया, राइट। बेसिक चीजें वो भूलना चालू करेगा। लेकिन जैसे जैसे ये कंडीशन बढ़ती जाएगी, जैसे न्यूरॉन्स की डेथ होने लगती है, व्हाट विल हैपन कि ज्यादा सीवियर ये हो जाएगा। एक टाइम के बाद वो पर्सन अपने घर के लोगों को पहचान नहीं सकता, उसे पता ही नहीं कि ये कौन है, उसे ये नहीं पता हो कि घर में वॉशरूम कहाँ पे है। सो दैट विल स्टार्ट हैपनिंग। तो ये होता है मेरा अल्जाइमर। ये अल्जाइमर याद रखना, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा टर्म है, कंडीशन है, जो आप 11th में पढ़ते हो। जब आप पढ़ते हो अपना चैप्टर वो वाला न्यूरो लाइक व्हाट द चैप्टर इज कॉल्ड इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उस चैप्टर के अंदर ये एज ए, ठीक है। यू कैन फाइंड क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन दिस। सो अल्जाइमर में ये सब आपको होते हुए आपको मिलता है, ओके। या आप सिंपली याद रखते हो, यू कैन सिंपली नो एज अ प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन and that can lead to a memory loss. That will lead to a memory loss. अब अगर ये किसी को यहाँ पे हो रहा है, then याद रखना it's a genetic condition और I can get to know कि ये मुझे होगा या मेरे फैमिली को होने के चांसेस यहाँ पे कितने ज्यादा है। I can get to know that by using the genetic counselor की मदद से मैं पता लगा सकता हूँ। अब जब एक जेनेटिक काउंसलर मुझे बताता है कि आपको इतना % चांस है अल्जाइमर होने का, सो इन दैट केस व्हाट आई कैन डू ना, आई कैन टेक सम प्रिकॉशंस। जैसे कि अगर किसी को अल्जाइमर होने वाला हो, जैसे ये होता है 60s के बाद, तो ऐसे पर्सन की कुछ डाइटरी चेंजेस हम कर सकते हैं। हम कुछ उनके डाइट में ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिनकी वजह से ये जो ऑनसेट होगा ये डिले हो सकता है। जैसे कि आपको शायद ये बात मालूम नहीं होगी, लेकिन अगर किसी को अल्जाइमर होने वाला होता है, देन उसका डॉक्टर उसे पहले बोलता है कि आप जो भी स्टार्च वाली चीज होती है वो आप खाना बंद कर दो। दैट मीन्स आपका चावल हो गया, रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब आप बंद कर देते हो, एंड उसके साथ साथ शुगर भी आप बंद कर देते हो। नाउ शुगर विच इज अल्टीमेटली स्टार्च के अंदर होता है, दिस हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द न्यूरॉन्स। तो ऐसे डाइट को अगर आप फॉलो करते हो, देन यू विल हैव अ डिलेड, आपका कंडीशन चालू होगा लेकिन वो डिले स्टार्ट होगा, या आपकी न्यूरॉन्स की डेथ आपकी स्लोली होगी, या आपकी उतनी नहीं होगी, उस रेट से नहीं होगी जितनी रेट से होनी चाहिए थी। ओके, सो दैट इज सम काइंड ऑफ हेल्प यू कैन गेट फ्रॉम अ जेनेटिक काउंसलर। तो ऐसी कंडीशंस को समझना कि आपको ये कितनी पॉसिबिलिटीज आपकी वहां पे है, वो आप यहाँ पे समझ पाते हो, ठीक है।
assume that अगर genetic counselor बोलता है कि there is a possibility of having a child with the hemophilia, or there is a 50% chances of having a girl child with a boy with a hemophilia, right? Then I know that having this kind of condition is something which will be severe for a boy. Okay, तो ये सब पता होना आपको काफी हेल्प करता है फैमिली प्लानिंग के लिए भी. ओके, सो याद रखना पेडिग्री जो एक प्रोसेस होता है, एनालिसिस जो होता है आपका, वो एक जेनेटिक काउंसलर करता है. एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि करने का पर्पस क्या होता है. ये करने का पर्पस होता है ताकि आप एक हिस्ट्री समझ सको आपके पास्ट की, एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपका इनहेरिटेंस कैसे होगा एक डिजीज का. तो उसके थ्रू यू कैन एक्चुअली टेक सम स्टेप्स, राइट. तो ये रियल लेवल पे आप इसे इस तरीके से यूज करते हो. हम लोग तो सिर्फ इसे सीखेंगे, हम लोग बस इन सिंबल्स और शेप्स को हम यहाँ पे सीखेंगे और हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है. विल जस्ट अंडरस्टैंड कि एक डिजीज कौन सी है या इनहेरिटेंस यहाँ पे कैसा हो रहा है. दैट इज ओनली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट याद रखना दिस इज बीइंग डन एट अ प्रैक्टिकल लेवल पे, इसको यहाँ पे हम करते हैं. ओके, तो ये चीज हम वी वोंट बी अंडरस्टैंडिंग मच मोर देन दिस. इसके अंदर ज्यादा हम सीखेंगे नहीं. यहाँ पे एक दो चीज मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ कि जब हम यहाँ पे इसे समझना चालू करेंगे कल, सो यू विल हैव सम शेप्स लाइक स्क्वायर बॉक्स को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ मेल, स्क्वायर बॉक्स को हम यहाँ पे शेप को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मेल, सर्कल को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ फीमेल, सर्कल को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फीमेल, राइट. देन अगर यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स है आपका और अगर उसे मैं यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ एक सर्कल के साथ, अगर मैं उसे ज्वाइन करता हूँ एक सर्कल के साथ यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे मेल एंड फीमेल के बीच में यहाँ पे हो रही है मीटिंग. सो दैट्स अ मैरिज बेसिकली. It's a meeting or marriage between the male and the female, right? If I'm drawing something like this, you have a box, you have a girl, and अगर मैं vertically कुछ ऐसे draw कर रहा हूँ तो ये उनके children हैं. They have a boy and they have a girl, right? तो ये मेरा यहाँ पे होगा generation 1. So this is my generation 1 यहाँ पे. This is my generation 2. ठीक है. अब इसमें अगर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ड्रॉ करके कि ये जो लड़की है इसके साथ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक स्क्वायर बॉक्स. तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? मैटिंग मीटिंग हो रहा है. सो यहाँ पे आपका मीटिंग या मैरिज यहाँ पे हो रहा है. एंड देन यू आर फाइंडिंग कि यहाँ पे इनके फिर दे कैन हैव देयर ओन बेबीज. तो यहाँ पे आपकी बन चुकी है अब आपके यहाँ पे जनरेशन नंबर 3. तो यही चीज हम सीखेंगे थोड़ा और कैटेगोरिकल तरीके से, जो बहुत ही आसान है. एक बार आपको ये करने लगता है पेडिग्री सॉल्व, तो ये करने में ज्यादा इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. यू जस्ट हैव टू नो द बेसिक थिंग ओवर हियर. तो बेसिक चीजें याद रखना कि मेल फीमेल क्या होता है यहाँ पे, और ये वर्टिकल लाइंस क्या बताती है और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको याद है. हॉरिजॉन्टल लाइंस बेसिकली आपको बता रही है दैट द मीटिंग इज हैपनिंग ओवर देयर, राइट. वर्टिकल लाइन इज गोइंग टू बी योर लाइक देयर इज गोइंग टू बी अ ऑफस्प्रिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पेरेंट विल बी सीन. ठीक है. अब इसमें एक और चीज याद रख लो, इतना याद रख सकते हो तो एक और चीज यहाँ पे याद रख लेना. अगर आपका यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स है और अगर उसके अंदर कोई कलर डाला हुआ है हमने यहाँ पे, अगर उसमें कलर डाला हुआ है, देन दैट बॉय इज अफेक्टेड. उसको वो बीमारी वहां पे है. अगर हम वहां पे सर्कल डालते हैं और अगर सर्कल के अंदर मैंने यहाँ पे कलर डाला हुआ है, दैट मीन्स दैट गर्ल इज गोइंग टू बी अफेक्टेड. सो अगर कोई कलर के अंदर, अगर कोई बॉक्स या सर्कल में अगर मैंने वहां पे कलर डाला हुआ है या शेडिंग डाला हुआ है, दैट्स गोइंग टू बी अफेक्टेड ओवर हियर. तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं यहाँ पे एक लड़का है एंड दैट इज बीन कनेक्टेड मेटिंग विद द गर्ल ओवर हियर, और अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा डाल देता हूँ तो इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो? और उसकी शादी करा रहे हैं हम लोग नॉर्मल लड़के के साथ. सो गर्ल यहाँ पे अफेक्टेड है और उसकी शादी यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे हो रही है. ठीक है. तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए. इसको हम डिटेल में बाद में यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट. सो लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली. अब पहले मुझे ये बताओ, सब लोग आराम से सोच के बताओ, क्या जो हमने अभी तक करा है इसके अंदर क्या वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है नहीं आ रही? पहले ये बताओ. यस सर. ये सिर्फ यस के लिए मत बोलो. आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं घर पे जाके? यस सर. एंड प्लीज कीप ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन. बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आपका यहाँ पे चीजें सेट नहीं होंगी. यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग. सो यू हैव टू कीप ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस. या फिर आप डांट खाओगे, फिर आप बोलोगे कि सर वाले जले सर डांट लगाते हैं वगैरह वगैरह. Right, so please make sure you keep on solving because it is not acceptable if you get these kind of questions incorrect. That is not something I want to see.
राइट। सो करना है इसे सॉल्व हमेशा। ओके, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तुरंत ही शेयर करूंगा मैं आपके साथ। हाँ जी पूरा बताइए। सर इससे पिछला क्वेश्चन जो था, इसमें पिछला क्वेश्चन स्लाइड। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुकना, अब मैं वापस जाता हूँ अंदर। ये वाला हाँ ये सर, इसमें पता कैसे चलेगा? एक तो फादर की वजह से पता लगा कि स्मॉल सी आएगा डॉटर पे, दूसरे पे कैपिटल सी कैसे पता लगा? इस पे तो स्मॉल सी भी अगर वो आ सकता मेंशन नहीं किया ना अपूर्वा, नहीं अपूर्वा, अगर वो मेंशन नहीं किया देन यू हैव टू टेक इट एज नॉर्मल। अगर वो मेंशन नहीं किया देन आपको वहां पे उसे डोमिनेट एलएलई वहां पे आपको लगाना है। ठीक है, आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चन में आपको दिखेगा जो हमने कल भी सॉल्व किए थे, उनमें सिर्फ वो मदर या फादर में से सिर्फ एक का ही वो लोग इन्फॉर्मेशन वहां पे शेयर कर रहे थे कि मदर ये थी, उन्होंने ये लिखा हुआ है, फादर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। तो आपको फादर के एंड से नॉर्मल एलएलई लाना है। अब आप मुझे बोलोगे कि सर ऐसे क्यों, दूसरा भी तो आ सकता है, हम नॉर्मल एलएलई इसलिए ला रहे हैं बिकॉज ऑल दिस कंडीशंस आर रिसेसिव कंडीशंस, राइट। और रिसेसिव कंडीशन पॉपुलेशन में वैसे ही आपको कम मिलती है। सो अगर कोई मेंशन नहीं करा वहां पे देन यू हैव टू टेक इट एज अ नॉर्मल एलएलई, राइट। अगर वो चाहते कि वहां पे रिसेसिव आना चाहिए तो आपको मेंशन करेंगे, अगर और कुछ मेंशन नहीं करे देन यू हैव टू टेक द अदर एक्स क्रोमोसोम एज अ कैपिटल सी। अब पूरा समझ आया? ये बात हर एक क्वेश्चन में याद रखना जहां पे आपको एक ही साइड से बता रहे हो लोग फैमिली के बारे में कि फादर का ये है, मदर का मेंशन नहीं किया हुआ, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मदर के एंड से नॉर्मल एलएलई वहां पे आएगा। ठीक है, अब पूरा समझ आया? राइट, सो दैट्स द थिंग। एंड ऑल द अदर पीपल जो लोग असाइनमेंट शेयर नहीं करते, प्लीज मेक श्योर यू सॉल्व द असाइनमेंट, यू शेयर एंड सॉल्व द असाइनमेंट रेगुलरली प्लीज। हमेशा ये अच्छा नहीं लगता कि मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको कि असाइनमेंट सॉल्व कर दो, असाइनमेंट सॉल्व कर दो। दैट इज नॉट समथिंग व्हिच लुक्स गुड ऑल द टाइम ना। आपको अजीब नहीं लगता कि फैकल्टी मैसेज कर रहा है कि असाइनमेंट शेयर करिए? एंड लाइक यू शुड अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। एंड देन देयर आर सम पीपल लाइक दिस हिमाचल के स्टूडेंट्स मोनिका, अपूर्वा, दीक्षा एंड अक्षरा, इनको रात को 12 बजे असाइनमेंट शेयर करो, 12:30 1 बजे असाइनमेंट वापस भी मिल जाता है मुझे करके। एंड देन वो वहां पर मैसेज डाल रहे होते हैं कि सर आंसर की रात को 1 बजे। सो लाइक यू